तुरंत ही जोया से पूछता है, तुझे मुझसे जो भी बात कहनी है ना जोया, वो बाद में करना। पहले ये बता कि तेरी आवाज इतनी डल क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना? जवाब में जोया अनमोल से कहती है, सब ठीक है अनमोल, बस थोड़ी सर्दी हो गई है। सुन, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है, क्या तू मुझे अभी मिल सकता है? जोया की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, आज तो तुझसे मिलना ही था ना जोया, मुझे तुझसे अपनी वो जरूरी बात जो कहनी थी। अभी 1 घंटा में एयर लाइफ रिजॉर्ट में मुझसे आकर मिलो, मैं तुझसे वहीं मिलूंगा। तुझे जो कुछ भी मुझसे बात कहना है वहीं कह देना। अनमोल की बात सुनकर जोया उसे कहती है, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। जोया से बात कर अनमोल फोन रख देता है और अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कार चलाते हुए अनमोल को किसी का कॉल आता है। जैसे ही अनमोल अपना फोन उठाता है, फोन पर से रिजॉर्ट का मैनेजर कहता है, हेलो अनमोल सर, मैं एयरलाइन रिजॉर्ट से मैनेजर अखिल बात कर रहा हूँ, आपसे मेरी बात हुई थी। तभी अनमोल रिजॉर्ट के मैनेजर से कहता है, हाँ अखिल बोलो, क्या बात है? रिजॉर्ट का मैनेजर अनमोल से कहता है, सर आपके लिए यहाँ रिजॉर्ट में बहुत अच्छा इंतजाम हमने कर दिया है। आपको मैंने अभी व्हाट्सएप पे कुछ तस्वीरें भेजी हैं, देख लीजिए। डेकोरेशन के साथ साथ केक की भी फोटो भेज दी है हमने। प्लीज चेक करके बोलिए कि आपको हमारी ये पैकेज की अरेंजमेंट्स कैसी लग रही है। मैनेजर की बात सुनकर अनमोल जैसे ही अपना व्हाट्सएप खोलता है, उसमें की तस्वीरें देखते हुए खुश हो जाता है। तस्वीरों में अनमोल देखता है कि लेक व्यू के पास बहुत अच्छा सा डेकोरेशन किया हुआ है। हार्ट शेप का केक अनमोल को काफी पसंद आता है। उन सारी तस्वीरों को देखकर अनमोल मैनेजर से कहता है, बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स की है तुम लोगों ने। मैं कुछ ही देर में रिजॉर्ट पहुंच जाऊंगा और जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूं तो वहां कुछ म्यूजिक प्ले करने वाले होने चाहिए। अनमोल की बात सुनकर मैनेजर उसे कहता है, आप बेफिक्र रहें सर, लाइव म्यूजिक वालों का भी अरेंजमेंट्स हमने यहाँ किया है। मैनेजर से बात कर अनमोल अपना फोन रख देता है। तभी अनमोल सोचते हुए अपने आप से कहता है, रिजॉर्ट पहुंचकर जोया वहां सब देखकर कितनी खुश होगी। आज की ये रात मेरे और जोया के लिए काफी अहम होने वाली है। आज की रात मैं और वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जोया के बारे में सोचते हुए अनमोल कार चलाते हुए रिजॉर्ट की ओर चला जाता है। शाम ढल रही होती है। एयर लाइफ रिजॉर्ट पर खड़ा अनमोल अपने सामने झील में डूबते हुए सूरज को देख रहा होता है। डूबते हुए सूरज से आसमान में चारों ओर केसरिया रंग छा चुका होता है, जिसमें शाम और बड़ी सुहानी हो चुकी होती है। उस लेक व्यू के सामने खड़ा अनमोल वायलिन और सैक्सोफोन प्ले करने वालों के साथ खड़ा हुआ होता है, मानो सभी लोग वहां बस जोया के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। बेकरारी से अनमोल एंट्री पॉइंट की ओर देख रहा होता है कि कब जोया आएगी और वो कब उसे अपने दिल की बात कहेगा। घड़ी में वक्त देखते हुए अनमोल कहता है, इस लड़की को मैंने 1 घंटा पहले कहा था यहाँ आने के लिए, पर अभी तक ये है कि आई ही नहीं। अब आएगी तू जोया, जल्दी आ। अनमोल की बेसब्री का आलम तभी खत्म हो जाता है जब वो जोया को अपनी ओर आता हुआ देखता है। जोया को आता हुआ देख अनमोल उसके प्यार से खूबसूरत चेहरे को देख उसमें खो सा जाता है। अनमोल जोया को बड़ी प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। धीरे धीरे जोया अनमोल की ओर बढ़ रही होती है और जैसे ही जोया अनमोल के करीब पहुंचती है, तभी अनमोल को जोया के पीछे से काजल आती हुई दिखाई देती है। काजल को वहां आता हुआ देख अनमोल के चेहरे से खुशी की मुस्कान गायब सी हो जाती है। अनमोल का खिलखिलाया हुआ चेहरा काजल को देखकर बिगड़ जाता है। उसकी खुशी नाराजगी में बदल जाती है। देखते ही देखते जोया के साथ काजल भी अनमोल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गुस्से में आते हुए अनमोल काजल से कहता है, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? अनमोल को हाथ दिखाते हुए जोया उसे कहती है, मैंने बुलाया है इसे यहाँ, मेरे कहने पर काजल यहाँ आई है अनमोल। जोया की बात सुनकर अनमोल उसे हैरान भरी नजरों से देख रहा होता है। नाराज होते हुए अनमोल जोया से कहता है, तू इसे यहाँ लाई है जोया? तुझे पता है ना इसने मेरे साथ क्या किया है? इसकी वजह से तेरी, मेरी और ना जाने कितने लोगों की जान जा सकती थी। अनमोल के गुस्से को शांत करते हुए काजल उसे कहती है, शांत हो जा अनमोल, मुझे पता है काजल ने जो कुछ भी किया है वो गलत किया, पर तूने भी तो कोई सही नहीं किया काजल से झूठ बोलकर कि तू अकेला बिहार जा रहा है। कोई भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी और लड़की को नहीं देख सकती। काजल ने गलत किया तो उसके जिम्मेदार हम भी कहीं ना कहीं हैं। झल्लाते हुए अनमोल अपना सिर पकड़कर जोया से कहता है, तू पागल हो गई है जोया, तुझे पता है तू क्या बात कर रही है? हम बिहार क्यों गए ये मैंने काजल को अच्छे से बता दिया है। माना कि हमने उसे झूठ बोला, पर उसकी एक वजह थी, पर अब्बू लुलू को हमारी जानकारी देना इस चीज का कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये सरासर एक धोखा था।
समझाते हुए जोया अनमोल से कहती है, जब हमारे प्यार पर खतरा दिखाई देता है या हम जिससे प्यार करते हैं उसके करीब किसी और को देखते हैं ना अनमोल, तब इंसान अपनी समझ खो बैठता है। याद है मदन गुप्ता के भड़कने पर मैं कैसे उसकी बात मान ली थी और तुझसे झूठ कहा था। मैंने भी तो तब ये नहीं सोचा था कि मैं क्या कर रही हूँ। बस मेरे लिए उस वक्त ये जरूरी था कि तुझ पर कोई खतरा ना आए, इसीलिए मैं उस वक्त अपनी समझ खोकर उसकी बातों में आ गई थी। जोया की बात सुनकर काजल उसे हैरान भरी नजरों से देख रही होती है। तभी जोया अनमोल से कहती है, अब्बू लुलू ने काजल से कहा था कि अगर वो उसकी एंटीज तक पहुंचने में मदद करेगी तो वो मुझे तुम दोनों की शादी होने तक दूर रखेगा। पर काजल को ये नहीं पता था कि अब्बू लुलू हमारी जान लेने पर तुला हुआ है। काजल को हमारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता अनमोल। काजल का प्रेजेंट और फ्यूचर जो कुछ भी है वो सिर्फ तू है अनमोल, सिर्फ तू। आज तू काजल की जिंदगी में नहीं है, इसलिए इसने सुसाइड करने की कोशिश की। सोच अनमोल, इतना प्यार करती है ये तुझसे। जोया की बात सुनकर वहां खड़ा अनमोल स्तब्ध रह जाता है। तभी जोया काजल और अनमोल का हाथ पकड़कर एक दूसरे के हाथ वो मिलाते हुए कहती है, जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर दोनों फिर से एक हो जाओ। याद करो वो पल जब तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताए थे। याद कर अनमोल कि कैसे तूने काजल से हमेशा साथ रहने की कसम खाई थी। कैसे तूने उसे कहा था कि हर अच्छे बुरे वक्त में तू उसके साथ रहेगा। कैसे तू उसे प्यार किया करता था। एक गलती के कारण अगर तू उसे छोड़ देगा तो ये सही नहीं होगा। अपने प्यार के खातिर काजल की भूल माफ कर दे अनमोल। गुस्से में आते हुए अनमोल जोया से कहता है, बहुत हो गई बकवास, तू पागल हो गई है जोया। क्या कह रही है तुझे पता है? मैं काजल को नहीं अपना सकता। अनमोल के गुस्से को देख जोया और गुस्से में आते हुए कहती है, तूने जो करना था कर लिया अनमोल, अब तू मेरी बात सुनेगा। तुझे काजल को अपनाना ही होगा, तुझे मेरी कसम। जोया की ये बात सुनकर अनमोल कुछ पल के लिए निशब्द खड़ा हो जाता है। बड़ी धीमी आवाज में जोया अनमोल से कहती है, आज तक तूने मेरी कोई बात नहीं मानी। अगर तू वाकई में मेरी इज्जत करता है तो तू मेरी ये बात मानेगा जरूर। काजल को अपना ले। मुझे पता है अपने प्यार को खोकर कैसा लगता है। मुझे पता है कि हम जिसे चाहते हैं और वो हमसे दूर हो जाए तो इंसान को कितनी तकलीफ होती है। इस तकलीफ को मैं अच्छे से जानती हूँ। काजल और तू कहीं ना कहीं मेरी वजह से दूर हुए हैं। ये बोझ लेकर मैं जी नहीं सकती। अगर तू काजल को नहीं अपनाएगा तो मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। जोया की बात सुनकर अनमोल उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, ये तू क्या कह रही है जोया? ऐसी बातें मत किया कर। पर तू जो मुझे करने के लिए कह रही है वो मैं कर नहीं सकता। अनमोल की बात सुनकर जोया उसे कहती है, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तू जानता है कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ। क्या तू मेरा मरा हुआ मुंह देखना चाहता है? क्या तुझे काजल के जिंदगी की कोई परवाह नहीं? अनमोल के पास जोया के सवाल का जवाब नहीं होता। तभी जोया फिर से अनमोल और काजल दोनों के हाथ आपस में मिलाते हुए कहती है, दोनों फिर से एक हो जाओ। तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो, एक दूसरे से अलग नहीं। इससे पहले कि अनमोल कुछ और कह पाता, ठीक उसी वक्त पास खड़े म्यूजिशियंस अनमोल के हाथ में काजल का हाथ देखकर सैक्सोफोन और वायलिन बजाने लग जाते हैं। मौका पाकर काजल भी अनमोल के गले लगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो अनमोल, और कितना गुस्सा रहोगे मुझसे? मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज अभी गुस्सा थूक दो। इतना कहकर काजल अनमोल के होठों को चूम लेती है। काजल को अनमोल को यूं चूमता हुआ देख जोया अपना सिर नीचे कर वहां से जाने लगती है। काजल के बाहों में खड़ा अनमोल जोया को सिर्फ जाते हुए देख रहा होता है। जोया अनमोल से कुछ इस तरह दूर हो रही होती है मानो शाम रात से जुदा हो रही हो। किस्मत ने दोनों को मिलते मिलते दोबारा से फिर से एक बार अलग कर दिया होता है। क्या वापस मिल पाएंगे जोया और अनमोल? आखिर कब खत्म होगी इस रात की सुबह? कब आएगी दोनों की जिंदगी में सूरज की किरण? और किस भोर से होगा दोनों का मिलन? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल को चूमते हुए काजल उसे कहती है, आज तुम्हारा बर्थडे है अनमोल। मैं आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। आज के दिन को हमें एक साथ अच्छे से बिताना चाहिए, सिर्फ तुम और मैं। इससे पहले कि अनमोल काजल से कुछ कह पाता, तभी वहां मैनेजर केक लेकर आता है। केक लाकर मैनेजर अनमोल से कहता है, हैप्पी बर्थडे सर, ये लीजिए आपका केक। मैडम ने तो आपको किस भी कर लिया, पर आपको भी मैडम को किस करना होगा। कतराते हुए अनमोल काजल से दूर जा रहा होता है। तभी काजल अनमोल का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहती है, क्या हुआ अनमोल, किस नहीं करोगे मुझे? बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की है तुमने। ऐसे खुशनुमा माहौल में
क्यों ऐसे गुमसुम खड़े हुए हो? आओ, मेरे पास आओ। अनमोल को अपनी बाहों में भरकर काजल गले लगा लेती है। जैसे ही काजल अनमोल को अपने गले से लगा लेती है, म्यूजिशियंस रोमांटिक म्यूजिक प्ले करने लगते हैं। धीमे धीमे काजल अनमोल को गले लगाकर म्यूजिक पर नाच रही होती है। अपने आप को काजल के बाहों से छुड़ाकर अनमोल दूर जा ही रही जोया के पास जाने लगता है। पर ठीक उसी वक्त रिजॉर्ट का मैनेजर अनमोल को रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो सर? अभी तो आपकी बर्थडे पार्टी शुरू हुई है। मैनेजर को हटाते हुए अनमोल जोया के पीछे बाहर जा रहा होता है। तभी काजल अनमोल का हाथ पकड़कर उसे कहती है, कहाँ जा रहे हो अनमोल? प्लीज मेरे साथ ही रहो। इतने में सारे म्यूजिशियंस अनमोल और काजल को घेर कर खड़े हो जाते हैं और म्यूजिक प्ले करने लगते हैं। अनमोल सभी के बीच से सिर्फ जोया को देखने की कोशिश करता है, पर तब तक जोया वहां से जा चुकी होती है। हर जगह अनमोल की नजर बस जोया को ही तराश रही होती है। देखते ही देखते काजल अनमोल की करीब आ जाती है। अनमोल को वापस अपने बाहों में लेकर काजल बड़े प्यार से कहती है, अब भी नाराज हो मुझसे? कोई बात नहीं, तुम्हारी ये नाराजगी मैं जल्द खत्म कर दूंगी। भले ही मुझसे कितना भी नाराज हो अनमोल, पर मुझसे कभी दूर मत होना। मैं तुमसे दूर रहकर जी नहीं सकती। इतना कहकर काजल अनमोल के गले लग जाती है। अनमोल भी काजल को चुपचाप खड़ा देख रहा होता है। वो उससे कुछ कह नहीं पाता, मानो अनमोल उस स्थिति के आगे लाचार हो जाता है। उस वक्त अनमोल काजल के बाहों में तो होता है, पर उसका सारा ध्यान सिर्फ जोया पर ही होता है। जोया को याद करते हुए अनमोल की आंखें नम हो जाती हैं। तब अनमोल अपने मन में कहता है, ऐ जिंदगी, तेरे भी खेल निराले हैं। हमारी ख्वाहिशों को हमेशा तूने सिर्फ उजाड़े हैं। वक्त के आगे घुटने तूने टिका डाले, पर वो भी वक्त आएगा जब वापस संवरेंगे हमारे उजड़े ठिकाने। ऐ जिंदगी, तेरे भी खेल निराले। अनमोल की बाहों में लिपटी हुई काजल उसे कहती है, चलो अनमोल, अभी हम केक काटते हैं, उसके बाद हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। काजल को देखते हुए अनमोल उसे कहता है, मेरा मन नहीं कर रहा काजल। अचानक से मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे कोई केक नहीं काटना। तुम बुरा ना मानो तो मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ। हैरान होते हुए काजल अनमोल को देखते हुए कहती है, पर केक तो काट लो अनमोल। बड़े उदास मन से अनमोल काजल से कहता है, मैंने कहा ना काजल, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना है। प्लीज मुझे फोर्स मत करना। हक्की बक्की होते हुए काजल अनमोल से कहती है, ठीक है अनमोल, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है और तुम्हें अजीब सा लग रहा है, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। हम कल आराम से मिलकर बात करेंगे। तुम घर पहुंचकर आराम कर लो। काजल को देखते हुए अनमोल अपना सर हिलाता है और खामोश वहां से निकल पड़ता है। रात के करीब 8 बज रहे होते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर की गलियों से विक्रम सिन्हा की कार चार मीनार से कुछ दूर ईदी बाजार के इलाके पर आकर रुकती है। गलियों से होते हुए विक्रम सिन्हा का ड्राइवर आखिरकार अपनी कार एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रोक लेता है। कार को रोककर ड्राइवर विक्रम सिन्हा से कहता है, ये लीजिए सर जी, आ गई आपकी लोकेशन। ड्राइवर के कहते ही विक्रम सिन्हा कार से नीचे उतरता है। कार से नीचे उतरकर वो उस इलाके के सक्रिय गलियों को देख रहा होता है। तभी उस बड़े बंगले के बाहर एक आदमी विक्रम सिन्हा की ओर आता हुआ दिखता है और उसे कहता है, असगर साहब ने आपको अंदर बुलाया है। वो आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। अपने सूट को ठीक करते हुए विक्रम सिन्हा उस बड़े बंगले के अंदर चला जाता है। चलते हुए विक्रम सिन्हा उस बंगले के एक बड़े से कमरे में आता है, जहां उस कमरे में मध्यम रोशनी के बीच खड़ा हुआ होता है असगर। असगर को देखकर विक्रम सिन्हा उसकी ओर जाने लगता है। अपनी ओर विक्रम सिन्हा को आता हुआ देख असगर उसे कहता है, हाँ विक्रम, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। बहुत सालों बाद मिलना हुआ है तुझसे। इतने सालों में हम में ना तो कोई इलाके की लड़ाई हुई है और ना कोई कारोबार को लेकर आना तानी। जरूर आज तू मुझसे कोई जरूरी बात करने आया है यहाँ। बोल, क्या बात करनी थी तुझे मुझसे? विक्रम सिन्हा असगर के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, यूं ही खड़े खड़े बात करेगा तू या आराम से बैठकर अकेले में? विक्रम सिन्हा की बात सुनकर असगर अपने आदमी को देखता है। असगर के देखते ही उसका आदमी समझ जाता है कि असगर उसे बाहर जाने के लिए कह रहा है। उस आदमी के जाते ही विक्रम सिन्हा और असगर दोनों पास रखी चेयर्स पर आमने सामने बैठ जाते हैं। आमने सामने बैठकर असगर विक्रम सिन्हा से पूछता है, बोल विक्रम, क्या जरूरी बात करनी है तुझे मुझसे? मैं जानने के लिए बेकरार हूँ। अपना सिगार जलाते हुए विक्रम सिन्हा असगर से कहता है, अनमोल, अनमोल को तू जानता ही होगा असगर।
उसी के बारे में मैं तुझसे बात करने यहाँ आया हूँ। विक्रम सिन्हा के मुंह से अनमोल का नाम सुनकर असगर उसे हैरान होकर देखने लगता है। ताज्जुब करते हुए असगर विक्रम सिन्हा से कहता है, अनमोल? तू कैसे जानता है उस अनमोल को? क्या लेना देना है तेरा उस अनमोल से? अपने सिगार का कश लेते हुए विक्रम सिन्हा असगर से कहता है, मेरे लिए वो अनमोल रत्न है जिससे मैं अपने एंटीक्स का बिजनेस ऊंचाइयों पर ले जा सकता हूँ। मुझे पता लगा है कि उस अनमोल के पीछे तू हाथ धोकर पड़ा हुआ है, उसकी जान लेने पर आमादा है। इससे पहले कि विक्रम सिन्हा अपनी बात खत्म करता, असगर गुस्से में आते हुए उसे कहता है, उसकी जान लेने के लिए आमादा नहीं हूँ, उसे तो मैं तड़पा तड़पा कर खत्म करूंगा। अपनी बात पूरी तरह से कहते हुए विक्रम सिन्हा बड़े आराम से असगर से कहता है, बस यही चाहता हूँ असगर, यही बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अनमोल को भूल जाओ, तू उसे नहीं मार सकता। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर असगर आक्रोश में आते हुए कहता है, तू जो मुझसे मांग रहा है विक्रम, वो मैं तुझे दे नहीं सकता। सारे शहर में दहशत है मेरी, पर उस अनमोल की वजह से मेरा काफी नुकसान हुआ है। आज उसी की वजह से मेरी दहशत खत्म हो गई है शहर में। आज मैं पुलिस से छुपता फिर रहा हूँ, सिर्फ उस अनमोल के कारण। तभी विक्रम सिन्हा असगर को याद दिलाते हुए कहता है, सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी दहशत है इस शहर में असगर, और अगर हम तीनों पार्टनर्स सही से रहे आपस में, तो हम तीनों की दहशत बरकरार रहेगी। तुझे याद है ना कि हमारे बीच एक करार हुआ है जिसके तहत ना मैं तेरे और ना तू मेरे आदमियों पर कोई हमला कर सकता है, और अनमोल तो मेरा सबसे खास आदमी है। मुझे अपने बिजनेस के लिए अनमोल की जरूरत है। तू चाहे उससे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले, पर मेरे लिए वो बहुत ज्यादा कीमती है। तुझे उसे छोड़ना ही होगा असगर, मेरे लिए। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर असगर अपने गुस्से को काबू करने लगता है। मुस्कुराते हुए असगर विक्रम सिन्हा से कहता है, तू मेरी आधी जायदाद ले ले विक्रम, पर अनमोल की जान का सौदा मुझसे मत कर। मैं जब तक अनमोल को नहीं मार देता, मेरी रूह को चैन नहीं पड़ेगा। सिगार पीते हुए विक्रम सिन्हा असगर से कहता है, तेरी जायदाद को लेकर मैं क्या करूंगा असगर? मुझे तो बस अपने धंधे से मतलब है। बस यही एक चीज चाहिए मुझे, जो तुझे मुझे देनी ही होगी। सोचते हुए असगर विक्रम सिन्हा से कहता है, एक दौर ऐसा था विक्रम, जब तूने मेरी मदद की थी। अगर कोई और होता तो मैं शायद उसकी बात नहीं मानता। और वैसे भी असगर जबान का पक्का है, वो अपनी दी हुई जबान से कभी नहीं मुकरता। हम लोगों के बीच में जो करार हुआ है, मैं उसे निभाऊंगा जरूर। मैं अनमोल को कुछ नहीं करूंगा जब तक कि तू मुझे उसे मारने के लिए नहीं कह देता। असगर की बात सुनकर विक्रम सिन्हा हैरान हो जाता है। अपने शिकार की राख को झटकते हुए विक्रम सिन्हा असगर से कहता है, वो दिन जब आएगा तब आएगा असगर, लेकिन पहले तुझे मुझे जबान देनी होगी कि तू या तेरा कोई भी आदमी अनमोल को हाथ तक नहीं लगाएगा। बड़े विश्वास के साथ असगर विक्रम सिन्हा से कहता है, दी मैंने अपनी जबान तुझे, मैं अनमोल को कुछ नहीं करूंगा जब तक कि तू मुझे उसे खुद मारने के लिए नहीं कह देता। और वो दिन आएगा विक्रम, जब तू ही मुझे कहेगा कि तुझे अनमोल को खत्म करना है, और तब मैं उस अनमोल को नहीं छोड़ूंगा। अपनी जगह से उठते हुए विक्रम सिन्हा असगर से कहता है, मुझे नहीं लगता असगर कि वो दिन कभी आएगा। बस मुझे तुझसे यही बात करनी थी, और मुझे पता है कि तू कभी अपनी जबान से नहीं पलटेगा। मुझे तेरी जबान पर भरोसा है। इतना कहते हुए विक्रम सिन्हा असगर के घर से बाहर की ओर जा रहा होता है। विक्रम सिन्हा को बाहर जाता हुआ देख असगर अपनी आंख बंद कर कहने लगता है, मैं अपने जबान से बंधा हुआ हूँ विक्रम, दिमाग से नहीं। आने वाले वक्त में मैं ऐसी चाल चलूंगा जिससे कि मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि तू मुझे खुद कहेगा तुझे अनमोल को खत्म करना है, और तब मैं उस अनमोल को मारकर अपने दिल में जल रही आग को बुझाऊंगा। वो दिन आएगा विक्रम सिन्हा, वो दिन जरूर आएगा। कौन सी चाल चलेगा असगर अनमोल को खत्म करने के लिए? क्या पता चल पाएगा जोया को कि अनमोल उससे कितना प्यार करता है? और क्या करेगी जोया जब उसे पता चलेगा कि अनमोल सिर्फ उसी से प्यार करता है? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। असगर से मिलने के बाद विक्रम सिन्हा अपने मैंशन के हॉल में बैठकर सिगार पी रहा होता है। ठीक उसी वक्त जॉन वहां आता है। जॉन को वहां आता हुआ देख विक्रम सिन्हा उससे पूछता है, क्या बात है जॉन, इस वक्त यहाँ? इतनी रात गए, कोई जरूरी बात करनी थी मुझसे? विक्रम सिन्हा के पास आकर जॉन उसे याद दिलाते हुए कहता है, जी सर, आज आप अपने कंबोडिया के एंटीक डीलर बोरान से मिलने वाले थे। आपने उससे कुछ एंटीक्स जो मंगवाए थे
वो घंटों आपका गेस्ट रूम में इंतजार कर रहा है। याद करते हुए विक्रम सिन्हा अफसोस करते हुए जॉन से कहता है, हाँ याद आया, असगर से मिलने के चक्कर में मैं बोरान से मिलना ही भूल गया। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर जॉन उससे पूछता है, बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं सर। विक्रम सिन्हा अपने हाथ का इशारा दिखाकर जॉन से सवाल पूछने के लिए कहता है। विक्रम सिन्हा का इशारा पाकर जॉन उससे पूछता है, ऐसा क्या जरूरी काम था सर जो आप इतनी जरूरी मीटिंग छोड़कर उस असगर से मिलने चले गए? मैंने कभी भी आपको कोई मीटिंग छोड़ते हुए या भूलते हुए नहीं देखा है। जॉन का सवाल सुनकर विक्रम सिन्हा उससे कहता है, असगर से मैं अनमोल की जान का सौदा करने गया था जॉन। उसी के चलते मैं बोरान से होने वाली मीटिंग भूल गया। असगर ने मुझे जबान दी है कि वो अनमोल को कुछ नहीं करेगा। विक्रम सिन्हा का जवाब सुनकर जॉन सोचते हुए उसे पूछने लगता है, आपको क्या लगता है कि असगर अपनी दी हुई जबान पर कायम रहेगा? सिगार का कश लेते हुए विक्रम सिन्हा जॉन से कहता है, हमारे धंधे में जबान की बहुत अहमियत होती है जॉन। मुझे यकीन है कि असगर अपनी जबान पर कायम रहेगा। अपना सिगार बुझाते हुए विक्रम सिन्हा अपनी जगह से उठते हुए जॉन से कहता है, अभी मेरा किसी से मिलने का मन नहीं है जॉन। तुम बोरान से कह देना कि मैं उससे कल सुबह मिलूंगा। और याद रहे कि किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि कंबोडिया का एंटीक स्मगलर मेरे यहाँ रुका हुआ है। दिलासा देते हुए जॉन विक्रम सिन्हा से कहता है, आप फिक्र मत करिए सर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा। बोरान की खबर इस मैंशन से बाहर नहीं जाएगी। जॉन की बात सुनकर विक्रम सिन्हा अपने सामने रखे टेबल पर से एक और सिगार उठाता है। सिगार उठाकर विक्रम सिन्हा उसे जलाकर पीते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। मायूस होकर अनमोल अपने घर लौट रहा होता है। जैसे ही अनमोल अपने घर के बाहर आता है, तभी एक लड़का पैकेट लेकर अनमोल के पास आता है। उस पैकेट को वो लड़का अनमोल को झट से थमा देता है। उस पैकेट को अपने हाथ में लेकर अनमोल देखते हुए उस लड़के से पूछता है, ये क्या है और ये मुझे क्यों दे रहे हो? अनमोल के सवाल पूछने पर वो लड़का अनमोल के घर के बाहर कुछ दूर खड़ी कार की ओर इशारा करता है। उस कार की ओर इशारा कर वो लड़का वहां से फौरन भाग निकलता है। उस कार को देखते हुए अनमोल उस पैकेट को फाड़ने लगता है। जैसे ही अनमोल उस पैकेट को फाड़ता है, उसमें उसे दिखाई देता है एक सोने का सिगार। ये वही सोने का सिगार होता है जो अनमोल ने यशवर्धन को दिया हुआ होता है। अनमोल उस सिगार को हैरानी से देखते हुए उस कार की ओर देखता है। जैसे ही कार का आईना नीचे उतरता है, अनमोल ये देख हैरान हो जाता है कि उस कार के अंदर यशवर्धन खुद बैठा हुआ होता है। ठीक उसी वक्त अनमोल के फोन की घंटी बज उठती है। जैसे ही अनमोल अपना फोन उठाता है, फोन पर यशवर्धन उसे कहता है, कैसे हो अनमोल? सुना है काफी दिनों से तुम हैदराबाद में नहीं थे। कहाँ घूमते रहते हो आजकल? वैसे आज तुम्हारा बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे बॉय। हाँ, और ये सोने का सिगार मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं किया है। ये तो मेरी अमानत है जो मैं तुम्हारे पास अभी छोड़े जा रहा हूँ। कोर्ट में जब मैं तुम्हें बेइज्जत करूंगा, तब तुमसे ये अपना सिगार घर में घुस कर लूंगा। ऐसे घुसूंगा तुम्हारे घर में जैसे सालों पहले तुम्हारे पापा के शॉप में लोगों को घुसाया था और उन्हें सारे आम बेइज्जत किया था। ये सिगार तुमने मेरे भाई से लेकर मुझे बेइज्जत करके दिया था ना? ये सिगार मैं तुमसे तब तक वापस नहीं लूंगा जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से बेइज्जत ना कर दूं। यशवर्धन की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, कौन किसको बेइज्जत करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अनमोल के कहने पर यशवर्धन उसे कहता है, काफी बेइज्जती हुई है मेरी। जब से तुमने मुझ पर धोखाधड़ी का केस लगाया है, मेरी इमेज को काफी धक्का पहुंचा है। कोर्ट के केस में मैं तुम्हें ऐसे हराऊंगा कि तुम उस हार को कभी भुला नहीं पाओगे। और तुम्हें और तुम्हारे सारे परिवार को सड़क पर नहीं ले आया तो मेरा नाम यशवर्धन नहीं। आने वाला वक्त बड़ा खराब है तुम्हारे लिए अनमोल। इतना कहकर यशवर्धन अपना फोन रख देता है। फोन रखते ही यशवर्धन की कार अनमोल की आंखों के सामने से चली जाती है। जैसे ही यशवर्धन की कार वहां से गुजर जाती है, तभी अनमोल को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, आ गए तुम अनमोल? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कोई वक्त है बर्थडे के दिन घर आने का? जैसे ही अनमोल अपने पीछे मुड़कर देखता है, वो अपने सामने नीलम को आते हुए देखता है। नीलम अनमोल को गिफ्ट थमाते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे टू यू अनमोल। माना कि आज तुम्हारा बर्थडे है,
पर इतना भी भाव खाना ठीक नहीं है। पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा। नीलम अनमोल से बड़े खुशनुमा अंदाज में बात कर रही होती है, पर अचानक से नीलम का ध्यान अनमोल के चेहरे पर जाता है। अनमोल का चेहरा देखकर नीलम समझ जाती है कि अनमोल अंदर ही अंदर काफी दुखी है। अनमोल का उदास चेहरा देख नीलम को बड़ा अजीब सा लगता है। तभी नीलम गंभीर होते हुए अनमोल से पूछती है, क्या हुआ अनमोल? ऐसे खामोश क्यों खड़े हो? तुम बड़े उदास लग रहे हो, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नीलम की बात सुनकर अनमोल अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ले आता है और उसी झूठी मुस्कान के साथ उसे कहता है, कुछ नहीं हुआ है मुझे नीलम, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। दोस्तों के साथ पार्टी करके आया हूँ ना, शायद इसीलिए डर लग रहा हूँ। अनमोल और नीलम बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से सलीम अनमोल को ताना कसते हुए उसी की ओर आ रहा होता है। कहाँ छुप कर बैठा था तू? आज बर्थडे रख कर तू मुझे भूल गया। दोस्तों के साथ पार्टी करके आया है और मुझे पार्टी देना भूल गया तू? सलीम को अपनी ओर आता हुआ देख अनमोल यशवर्धन का दिया हुआ सिगार अपनी जेब में रख लेता है। तभी सलीम अनमोल के पास आता है और एक गिफ्ट थमाते हुए कहता है, ये ले गिफ्ट, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अपने दोस्तों के साथ ही पार्टी कर तू। सलीम को जाता हुआ देख अनमोल कहता है, अरे सलीम भाई, मैंने कोई पार्टी नहीं दी है, वो बस दोस्तों ने ही पार्टी दी थी मुझे। रुक कर सलीम अपने कमर पर हाथ रखते हुए अनमोल से कहता है, इसे बेवकूफ बना रहा है तू अनमोल। कोई ऐसा दोस्त नहीं है तेरा हैदराबाद में जिसके साथ तू पार्टी बना सके। ले देकर कुछ गिने चुने लोग ही हैं तेरी जिंदगी में। बोलना, किसी काम से गया था। सलीम और अनमोल बात कर ही रहे थे कि तभी नीलम बीच में कहती है, कोई बात नहीं सलीम भाई, कहीं भी गया हो ये। सुबह का भूला आखिरकार घर लौट ही आया है ना। ये आ गया है ना, अब इसे नहीं छोड़ते हैं। चलो अनमोल, अंदर चलकर केक काटते हैं। सभी लोग तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं। नीलम की बात सुनकर सलीम कहता है, बहुत इंतजार कराया तूने, चल अंदर जल्दी, मुझे काफी भूख लग रही है। और थोड़ी देर बाद आता तू तो मैं बाहर होटल चला जाता डिनर के लिए। सलीम और नीलम अनमोल का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाते हैं। नीलम और सलीम अनमोल को घर के अंदर ले जा रहे होते हैं। जैसे ही अनमोल अपने घर के चौखट पर खड़ा होता है, उसी वक्त अनमोल के सिर पर एक बड़ा सा गुब्बारा फूटता है। गुब्बारे के फूटते ही उसके अंदर का सारा ग्लिटर अनमोल के शरीर पर गिर जाता है। अनमोल को अंदर आता हुआ देख कुंदन ने वो गुब्बारा फोड़ा होता है। कुंदन अनमोल को देखकर हंस रहा होता है। गुब्बारे के फूटते ही वहां खड़े नीलम और सलीम के साथ साथ अनमोल का परिवार चिल्लाते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे अनमोल। अपने शरीर पर गिरे ग्लिटर को हटाकर अनमोल की नजर जैसे ही अपने घर पर पड़ती है, उसे चारों ओर अपना घर बर्थडे डेकोरेशन से सजा हुआ दिखाई देता है। अपने घर को इतना सजा हुआ देखकर अनमोल हैरान हो उठता है। अपनी नजर चारों ओर दौड़ाते हुए अनमोल कहने लगता है, इतनी डेकोरेशन आखिर किया किसने? तभी चंदा सामने आते हुए कहती है, हम सभी ने ही की है तैयारी, और सबसे ज्यादा मेहनत की है नीलम ने। चंदा की बात सुनकर सलीम उन्हें कहता है, अरे क्या माँ, बेटी के मोहब्बत में आकर कर दिया ना बेटे को अंडर एस्टिमेट। अगर मैं टेप काट कर नहीं देता तो ये डेकोरेशन हो पाता क्या? सलीम की बात सुनकर वहां सभी लोग हंसने लगते हैं। सलीम की नाराजगी दूर करते हुए राघवेंद्र उसे कहता है, अरे सलीम बेटा छोड़ो, ये औरतें तो हमेशा अंडर एस्टिमेट करती हैं, चल जाने दे, अभी केक काटते हैं। सभी लोग हंसते हुए केक की ओर जाते हैं। उसी वक्त नीलम अनमोल को केक की नाइफ देती है। अनमोल केक काटकर अपना जन्मदिन बनाता है। अनमोल का जन्मदिन वहां सभी लोग खूब खुश होकर मना रहे होते हैं, मानो अनमोल का घर खुशियों से भर उठता है। जहां एक ओर अनमोल का सारा परिवार खुश था, तो वहीं अंदर ही अंदर अनमोल काफी दुखी था। एक ओर अनमोल को जोया की याद सता रही होती है, तो दूसरी ओर यशवर्धन की दी हुई धमकी अनमोल को अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है। अपने परिवार के हंसते और खिलखिलाते हुए चेहरे देखते हुए अनमोल अपने आप से कहता है, उस यशवर्धन को मैं अपने परिवार की खुशियों पर हाथ डालने नहीं दूंगा। यशवर्धन मेरे परिवार को सड़क पर लाना चाहता है ना, पर मैं उसे उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उसे अपने परिवार की खुशियों के बीच नहीं आने दूंगा। कैसे निपटेगा अनमोल यशवर्धन से? या कोर्ट का केस जीत पाएगा अनमोल, या फिर कहानी लेगी कोई और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
अगली सुबह विक्रम सिन्हा दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। विक्रम सिन्हा अपने मैंशन में बैठा कॉफी पी रहा होता है। तभी जॉन कंबोडिया मूल के एक आदमी के साथ विक्रम सिन्हा के पास आ रहा होता है। विक्रम सिन्हा अपने सोफे पर बैठे उस कंबोडिया मूल के आदमी को देखते हुए कहता है, माफ करना बोरान, मैं कल तुमसे मिल नहीं पाया। और बताओ कैसी बीती तुम्हारी रात? कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें यहाँ? विक्रम सिन्हा का जवाब देते हुए बोरान उसे कहता है, कल रात मेरी काफी तकलीफ में बीती विक्रम जी। बोरान की बात सुनकर विक्रम सिन्हा उसे चौंक कर देखते हुए पूछता है, मैं जान सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ की वजह? तभी बोरान अपना शर्ट उठाकर विक्रम सिन्हा को अपने जख्म पर लगे टाके दिखाते हुए कहता है, इन स्टिचेस की वजह से कल रात मैं सो नहीं पाया विक्रम जी। बोरान को देखते हुए विक्रम सिन्हा उसे पूछता है, ये स्टिचेस तुम्हें कैसे आए बोरान? क्या मैं जान सकता हूँ? बोरान विक्रम सिन्हा को बताता है, ये स्टिचेस आप ही के काम के कारण आए हैं विक्रम जी। आपने कंबोडिया से मुझे कुछ ऐसे एंटीक्स लाने के लिए कहा था जो पुराने मंदिरों में गड़े हुए थे। उन्हें इतनी आसानी से यहाँ नहीं लाया जा सकता, तो इसीलिए मुझे उन्हें अपने पेट में छुपाकर लाना पड़ा। इंडिया आकर यहाँ ऑपरेशन करके उन कीमती एंटीक्स को बाहर निकालना पड़ता है। बस इसी के चलते ये स्टिचेस मुझे आ गए। पर पता नहीं कल रात को मेरे इन स्टिचेस में काफी दर्द हो रहा था। बोरान की बात सुनकर विक्रम सिन्हा पास खड़े जॉन को घूर कर देखने लगता है, मानो विक्रम सिन्हा आंखों ही आंखों में जॉन से पूछ रहे हो कि उसने कल रात बोरान के लिए डॉक्टर का इंतजाम क्यों नहीं किया। जॉन विक्रम सिन्हा की बात समझते हुए आगे आकर कहता है, सर कल रात बोरान ने मुझे अपनी तकलीफ कही थी, पर मैं मजबूर था क्योंकि हमारे सबसे भरोसेमंद डॉक्टर डॉक्टर प्रदीप कुमार शहर में नहीं थे और कोई दूसरे डॉक्टर को यहाँ लाकर बोरान का इलाज करना मैंने सही नहीं समझा। और बोरान को मैंने कुछ पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स लाकर दे दिए थे। जॉन की बात समझते हुए विक्रम सिन्हा बोरान से कहता है, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ बोरान, अब कैसा है तुम्हारा दर्द? तभी बोरान अपनी जेब से एक पैकेट निकालकर विक्रम सिन्हा के टेबल पर रखते हुए कहता है, मैं अभी ठीक हूँ विक्रम जी, और ये लीजिए आपके एंटीक्स जिन्हें मैं कंबोडिया से लाया हूँ। तुरंत ही विक्रम सिन्हा उस पैकेट से कुछ कान के झुमके और मांग टीका निकालता है। उन छोटे गहनों के बीच में जड़े हुए रत्न काफी चमक रहे होते हैं, जिसकी चमक विक्रम सिन्हा के आंखों में भी पड़ रही होती है। विक्रम सिन्हा बड़ी गौर से उन गहनों को देख रहा होता है। तभी बोरान विक्रम सिन्हा से कहता है, 11वीं सदी के कंबोडिया के मंदिर में गड़े हुए गहने हैं ये, काफी बेशकीमती, सिर्फ आपके लिए। उन गहनों को वापस पैकेट में रखते हुए विक्रम सिन्हा बोरान से कहता है, हमारे लिए इतना कुछ करते हो तुम बोरान, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। जवाब में बोरान विक्रम सिन्हा से कहता है, अच्छी कीमत मिलती है आपसे, इसीलिए तो इतना सब करते हैं हम आपके लिए, वरना कोई और होता तो इतना जोखम नहीं उठा लेता। माल लेने वाला सही हो तो काम करने में भी मजा आता है। बोरान को अपने पास बैठाते हुए विक्रम सिन्हा उसे कहता है, ये लो मेरे साथ कॉफी पी लो। बोरान विक्रम सिन्हा के पास बैठकर कॉफी पीने लगता है। तभी विक्रम सिन्हा जॉन से कहता है, जॉन किसी अच्छे से डॉक्टर को बुलाकर बोरान का इलाज करवा दो, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और एक बात का ख्याल रखना, जब तक बोरान यहाँ पर है किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि कंबोडिया का सबसे बड़ा एंटीक स्मगलर मेरे यहाँ रुका हुआ है। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर जॉन कहता है, मैं समझ गया विक्रम जी, मैं सब देख लूंगा। जॉन से अपनी बात खत्म कर विक्रम सिन्हा अपनी कॉफी का कप उठाकर पीने लगता है। काजल अपने कमरे में बैठी व्हाट्सएप में लोगों के स्टेटस देख रही होती है। उसी दौरान काजल को चंदा का स्टेटस दिखाई देता है, जिसमें पिछली रात गए अनमोल के जन्मदिन की तस्वीरें होती हैं। उन तस्वीरों में अनमोल काफी खुश लग रहा होता है। उन तस्वीरों को देखते हुए काजल कहने लगती है, काफी खुश लग रहे हो तुम अनमोल, पर मैं जानती हूँ कि अंदर ही अंदर तुम काफी दुखी हो, और उसकी वजह है वो जोया। जब नीलम ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे दिल में सिर्फ जोया बसती है, तो उस बात पर सिर्फ मुझे शक था, पर कल रात के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ जोया ही बसती है। तुम्हारा पास्ट जो कुछ भी रहा हो अनमोल, पर फ्यूचर तो सिर्फ मैं ही हूँ। कुछ वक्त बीत जाने दो, तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही रहूंगी। बस कैसे भी करके मुझे उस जोया को तुमसे दूर रखना होगा, एटलीस्ट हम दोनों की शादी तक। अपने आप से बात कर काजल अपना बैग उठाती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। कमरे से बाहर जाते हुए काजल को मदन गुप्ता देख रहा होता है। काजल को देखते हुए मदन गुप्ता अपने आप से कहता है, काजल का मूड आज थोड़ा अच्छा लग रहा है,
आज मैं उससे बात करके देखता हूँ क्या कहती है। पर इतनी सुबह ये जा कहाँ रही है, पता करता हूँ। घर से बाहर जाती हुई काजल को मदन गुप्ता रोकते हुए कहता है, अरे बेटी, कहाँ जा रही है? किसी दोस्त से मिलने जा रही है क्या? और तेरे लिए आज नाश्ता क्या बनाऊं? इडली खाएगी या डोसा? अगर तू कहे तो आज तेरे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दूं। मदन गुप्ता की बात सुनकर काजल मुड़कर उसे गुस्से से देखते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है पापा मेरे लिए कुछ करने की। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और हाँ, आप जानना चाहते हो ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ? तो सुनिए, मैं अभी अनमोल से मिलने जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है आपको? इतना कहकर काजल घर से बाहर निकल जाती है। तभी मदन गुप्ता गुस्से में आते हुए कहने लगता है, इस अनमोल की वजह से मेरी बच्ची मुझसे दूर हो गई। इस अनमोल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे इस अनमोल का। अपने घर के कमरे में बैठी जोया आज काफी उदास लग रही होती है। उदासी में जोया अनमोल की उन तस्वीरों को देख रही होती है जहां वो अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मना रहा होता है। अनमोल की उन तस्वीरों को देखते हुए जोया कहने लगती है, इतने खुश लग रहे हो तुम अनमोल। कल काजल के साथ भी शायद तुम इतने ही खुश थे। वैसे तो मैं हैदराबाद तुम्हें यहाँ हासिल करने आई थी, पर हासिल करने का नाम प्यार थोड़ी ना होता है। मुझे लगा कि तुम काजल से प्यार नहीं करते, पर शायद मैं गलत थी। अपने प्यार को खुश देखना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। तुम अपने प्यार के साथ खुश हो, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। जोया अनमोल की तस्वीरें देख रही होती है, पर ठीक उसी वक्त जोया को काजल का कॉल आता है। फोन उठाकर जोया काजल से पूछती है, क्या बात है काजल? कहो, कैसे याद किया तुमने मुझे? काजल जोया से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जोया। क्या तुम मुझे अभी आधे घंटे में मिल सकती हो? घड़ी में वक्त को देखते हुए जोया काजल से कहती है, ठीक है, मैं आधे घंटे में तुमसे टैंक बंड पर मिलती हूँ। जोया की बात सुनकर काजल उसे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। काजल से बात खत्म होते ही जोया अपना फोन रख देती है। कुंदन डाइनिंग टेबल पर बैठा अपना नाश्ता खत्म कर देता है। उसी वक्त चंदा कुंदन के पास आते हुए कहती है, क्या हुआ? तेरे भाई अभी तक उठा नहीं? इतनी देर तक वो तो नहीं सोता। अपनी कुर्सी से उठते हुए कुंदन चंदा से कहता है, पता नहीं माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अभी तक वो अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आया। दुकान के लिए भी तो देरी हो रही है। मैं अभी देख कर आता हूँ उसे। चंदा से बात कर कुंदन अनमोल के कमरे की ओर चला जाता है। जैसे ही कुंदन अनमोल के कमरे में दाखिल होता है, तभी कुंदन के पैर से एक शराब की बोतल टकराती है। शराब की बोतल पैर टकराते ही कुंदन की नजर बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे अनमोल पर जाती है। चुपचाप कुंदन उस शराब की बोतल को कमरे के कोने में छुपा देता है और अनमोल के पास चला जाता है। अनमोल को नींद से उठाते हुए कुंदन कहने लगता है, उठ अनमोल, 9 बजने आए हैं, तू अभी तक सो रहा है। अपनी नींद से उठते हुए अनमोल अपना सिर पकड़कर कहता है, कल रात को सेलिब्रेट किया था ना, शायद इसीलिए देर तक सो गया। काफी सर दुख रहा है मेरा। अपना सर हिलाते हुए कुंदन अनमोल से कहता है, बड़ा भाई हूँ तेरा, सब जानता हूँ कि तेरा सर क्यों दुख रहा है। कल रात को सबके सोने के बाद बाहर गया था ना तू। मैं सोच रहा था कि किसी दोस्त ने बुलाया है इसलिए गया है, और मुझे क्या पता था कि तू अपने लिए शराब की बोतल खरीदने गया है। ये बता, इतनी रात गए तुझे मिली कहाँ? नींद से उठते हुए अनमोल कुंदन से कहता है, हैदराबाद है भाई, कोई भी चीज 24 घंटे यहाँ पर मिल ही जाती है। नया है कि तू हैदराबाद में? अनमोल को देखते हुए कुंदन उसे पूछता है, आज तक तुझे मैंने पीते हुए नहीं देखा, और ना ही तुझे पीने का शौक है। क्या हुआ मेरे भाई? ऐसा कौन सा गम सता रहा है तुझे कि तू आजकल पीने पे उतारू हो गया है? कुंदन की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, कुछ नहीं भाई, ऐसे ही पीने का मन किया तो कल पी लिया। चल अब ये सब बातें छोड़, अभी दुकान के लिए निकलते हैं। कमरे से बाहर जाते हुए कुंदन अनमोल से कहता है, मैं तैयार बैठा हूँ, तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ कि तू कब आएगा और हम कब दुकान जाएंगे। जल्दी तैयार होकर आ बाहर, तेरा इंतजार करता हूँ। इतना कहकर कुंदन बाहर चला जाता है। तभी अनमोल सोचते हुए अपने आप से कहता है, काश कल का दिन मेरा एक सपना ही होता तो कितना अच्छा होता। पर कैसे भी करके मुझे इस हालात से बाहर निकलना ही होगा। मुझे जोया को अपने दिल की हकीकत बतानी ही होगी। मुझे उसे बताना होगा कि मैं सिर्फ उससे ही प्यार करता हूँ, और मुझे उसे ये भी बताना होगा कि मैं काजल के साथ रिलेशन में आखिर क्यों आया था। मुझे इस हालत से सिर्फ जोया ही निकाल सकती है। एक बार उसे सारी सच्चाई बता दूं तो वो ही मुझे रास्ता बताएगी कि मैं अपनी उलझन से कैसे निकल सकता हूँ।
बस एक बार आज जोया से अच्छे से बात कर लूं। क्या आखिरकार कह पाएगा अनमोल जोया से अपने दिल की हकीकत? कैसे निकलेगा अनमोल अपनी उलझी हुई मुसीबतों से? और क्या बात करने वाली है काजल जोया से मिलकर? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। टैंक बंड के किनारे बने फूड पार्क में बैठी काजल जोया के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी काजल की नजर अपनी ओर आते हुए जोया पर जाती है। जैसे ही जोया काजल के पास आती है, काजल अपनी जगह से उठते हुए जोया से हाथ मिलाते हुए कहती है, हेलो जोया, मेरे बुलाने पर तुम चली आई, उसके लिए थैंक्स। जोया काजल को देखते हुए उसे कहती है, कहो काजल, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कोई जरूरी बात करनी थी मुझसे? अपना सर हिलाते हुए काजल थोड़ा उदास होते हुए जोया से कहती है, हाँ जोया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इतनी सुबह यहाँ बुलाया। काजल की आंखों में देखते हुए जोया उससे पूछती है, कहो काजल, कौन सी बात कहनी है तुम्हें मुझसे? जोया से अपनी बात कहने के लिए काजल हिचकिचा रही होती है। काजल को यूं संकोच करता हुआ देख जोया उसे पूछती है, क्या हुआ काजल, ऐसे हिचकिचा क्यों रही हो? जो भी बात है खुलकर कहो। तुरंत ही काजल जोया के कांधों को पकड़ती है और उसे टेबल पर बिठाते हुए कहती है, बात असल ऐसी है जोया, जिसे कहते हुए भी मुझे परेशानी हो रही है, पर मैं तुमसे कह ही देती हूँ, ये बात तुम्हारी और अनमोल से जुड़ी हुई है। काजल की बात सुनकर जोया उसे हैरानी भरी नजरों से देख रही होती है। तभी काजल अपनी बात पूरी करते हुए जोया से कहती है, मेरी बात का बुरा मत मानना जोया, पर जो मैं कहने जा रही हूँ उसे दिल से नहीं दिमाग से सोचने की कोशिश करना। सबसे पहले तुम खुद को मेरी जगह पर रख कर देखो, तब तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आएगी। काजल की बातें सुनकर जोया असमंजस में पड़ रही होती है। वो काजल को एकदम से कहती है, ओहो काजल, जो भी बात है खुलकर कहो, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। एक गहरी सांस लेते हुए काजल जोया से कहती है, असल बात यह है जोया, कि मैं चाहती हूँ कि तुम अनमोल से कुछ दिन दूर रहो। काजल की ये बात सुनकर जोया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी काजल समझाते हुए जोया से कहती है, मेरी बात का बुरा मत मानना जोया, मैं कोई गलत मतलब से ये नहीं कर रही हूँ। मैं ये बात तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जितना अनमोल को देखा है, जितना उसे समझा है, उसके लिए तुम्हारी दोस्ती ही मेरे प्यार से बढ़कर है। तुम दोनों दोस्त हो, पर वो अपनी दोस्ती को प्यार से ऊपर रखता है। काजल की बातें सुनकर जोया हैरान हो रही होती है। तभी काजल जोया से कहती है, तुम्हारी दोस्ती के आगे मेरा और अनमोल का रिश्ता तो कहीं टिकता ही नहीं है जोया। अगर वो तुमसे मिलता रहेगा तो वो मुझे वक्त नहीं दे पाएगा और मैं अपना रिश्ता उसे कभी सुधार नहीं पाऊंगी। अगर ये बात मैं अनमोल से कहूंगी तो वो मुझ पर जरूर गुस्सा करेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ जोया कि जब तक मेरी और अनमोल की शादी नहीं हो जाती, तब तक तुम अनमोल से मिलना जुलना और बात करना बिल्कुल बंद कर दो। काजल की ये बात सुनकर मानो जोया के दिल को बड़ा धक्का पहुंचता है। पर ठीक उसी वक्त जोया को अनमोल का कॉल आता है। काजल और जोया की नजर फोन स्क्रीन पर जाती है। फोन स्क्रीन पर अनमोल का नंबर देखते हुए काजल जोया से कहती है, देखो जोया, सुबह हुई नहीं और उसने सबसे पहले मुझे नहीं तुम्हें कॉल किया। शायद वो तुमसे मिलने के लिए भी कहेगा। मैंने कहा ना जोया कि वो अपनी दोस्ती को सभी रिश्तों से ऊपर रखता है। जोया का हाथ पकड़ते हुए काजल उसे कहती है, मेरी बात को गलत तरीके से मत लेना जोया, बस एक तुम ही हो जिससे मैं अपनी दिल की बात कह सकती हूँ। पहले मैं तुम्हें गलत समझती थी, पर मुझे पता है कि एक तुम ही हो जो मेरे मुसीबत में मेरे काम आएगी। काजल के सामने बैठी जोया चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है। तुरंत ही जोया अनमोल का फोन काट देती है। अनमोल का फोन काटते ही काजल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी जोया काजल से कहती है, मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ काजल, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं अनमोल से ज्यादा नहीं मिलूंगी और ना ही उससे बात करूंगी। तुम अपने कमजोर चल रहे रिश्ते पर ध्यान दो और उसे मजबूत करो। मायूस होते हुए जोया अपनी जगह से उठती है और बाहर जाने लगती है। काजल जोया को बाहर जाते हुए देख उसे कहती है, अरे जोया, चाय या कॉफी तो पीकर जाओ। बड़ी धीमी आवाज में जोया काजल से कहती है, नहीं काजल, मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे देरी हो रही है, मैं निकलती हूँ। काजल से बात खत्म कर जोया वहां से ऐसे निकल रही होती है मानो वो अपने दिल पर एक बड़ा बोझ लिए जा रही हो। जोया को जाता हुआ देख काजल मुस्कुराते हुए कहती है, बड़ी साफ दिल की हो जोया तुम।
और जिन लोगों का दिल साफ होता है वो दूसरों की तकलीफ भरी बातें सुनकर उनकी बातों में आ जाते हैं, जैसे कि तुम। लगता है मेरा निशाना सही जगह पर लगा है। खुश होते हुए काजल अपने सामने रखा कॉफी का कप उठाते हुए पीने लगती है। दुकान पर बैठा अनमोल जोया को कॉल किए जा रहा होता है, पर जोया है कि उसका कॉल बार बार काट रही होती है। जोया के बार बार कॉल काटने पर अनमोल झल्लाते हुए कहता है, ये जोया मेरा कॉल क्यों काट रही है? पता नहीं क्या हो गया है उसे। मैं उससे इतनी जरूरी बात करने के लिए कॉल कर रहा हूँ और वो है कि एक बार उसे फिर से कॉल करता हूँ। परेशान होते हुए अनमोल जोया को फिर से कॉल लगाता है। इस बार कॉल लगते ही जोया अनमोल का कॉल उठा लेती है। तभी तेज आवाज में अनमोल जोया से कहने लगता है, पिछले 2 घंटों से तुझे कॉल किए जा रहा हूँ जोया। ये मैं तुझे 23वां कॉल कर रहा हूँ। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है तू? एक धीमी आवाज में अनमोल को सामने से आवाज आती है, मेरा फोन मेरे अब्बू के पास था अनमोल, इसलिए तेरा फोन देख नहीं पाई। कोई बात थी जो इतने कॉल्स किए तूने? जोया की बात सुनकर अनमोल उसे कहने लगता है, हाँ जोया, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, अभी मुझसे आकर मिल। अनमोल की बात पर जोया उसे कहती है, सॉरी अनमोल, मैं तुझसे अभी मिल नहीं सकती। मुझे कुछ जरूरी काम से अम्मी के साथ बाहर जाना है। तभी अनमोल जोया से कहता है, ठीक है, अभी नहीं मिल सकती तो शाम को मिलते हैं। जवाब में जोया अनमोल से कहती है, माफी चाहती हूँ अनमोल, मैं तुझसे शाम में भी नहीं मिल सकती। हैरान होते हुए अनमोल जोया से कहता है, तू मुझसे ऐसी क्यों बात कर रही है और क्यों नहीं मिल सकती तू मुझे शाम को? मैंने कहा ना, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अनमोल की बात खत्म होने पर जोया उसे कहती है, मेरे घूमने फिरने को देखकर मेरे पापा ने मुझ पर बहुत पाबंदी लगा दी है अनमोल। मैं तुझसे अब मिल नहीं सकती और मेरा फोन भी ज्यादातर मेरे पापा के पास ही रहेगा, तो मुझे ज्यादा कॉल्स भी मत करना। जोया की ये बेरुखी देखकर अनमोल हैरान होते हुए कहता है, तू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है जोया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तू क्या कह रही है? ऐसे कैसे लग गई तुझ पर अचानक से पाबंदी? तेरे घर वाले तो तुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाते, और पाबंदी लगाने से तेरी ये आवाज मेरे लिए इतनी बेरुखी क्यों हो गई? तेरी बात करने के अंदाज से ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मुझे कभी जरूरत होती तो तू कहीं भी हो, किसी भी पाबंदी में ही क्यों ना हो, तू दौड़ी चली आती है मेरे लिए। पर आज तुझे क्या हो गया है जोया? मैं बता रहा हूँ, तेरी ये बेरुखी मुझे दीवाना कर रही है। मुझे कुछ नहीं पता जोया, मुझसे अभी आकर मिल। तभी जोया अनमोल से कहती है, फोन रखो अनमोल, और तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्कस करना, मुझसे नहीं। मेरे अब्बू मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा, बाय। इतना कहकर जोया अनमोल का फोन रख देती है। जोया का अचानक से ऐसा व्यवहार करना अनमोल के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। गुस्से में आते हुए अनमोल वापस से जोया को कॉल लगाता है, पर दोबारा कॉल लगाने पर जोया का फोन बंद आ रहा होता है। जोया का फोन बंद आता हुआ देख अनमोल मानो अपना फोन जमीन पर पटकने ही जा रहा होता है। तभी उसका ध्यान पास बैठे कुंदन की तरफ जाता है। कुंदन के सामने तमाशा ना हो, इसलिए अनमोल अपना गुस्सा काबू कर लेता है। उस गुस्से को अपने अंदर दबाकर अनमोल अपनी दुकान के बाहर जाने लगता है। अनमोल को ऐसे दुकान छोड़कर जाता हुआ देख कुंदन आवाज लगाकर उससे पूछने लगता है, अरे अनमोल, कहाँ जा रहा है तू? मेरी बात तो सुन। पर अनमोल कुंदन की बात नहीं सुनता और वो गुस्से से दुकान से बाहर चला जाता है। विक्रम सिन्हा के मैंशन के बाहर नीलम जॉन के साथ खड़ी हुई होती है। मैंशन को देखते हुए नीलम जॉन से पूछती है, जिस पेशेंट की आप बात कर रहे थे क्या वो अंदर ही है? जॉन नीलम से कहता है, जी हाँ मैडम, पेशेंट अंदर ही है। जॉन और नीलम मैंशन के अंदर चले जाते हैं। मैंशन के अंदर जाकर जॉन और नीलम उस कमरे में जाते हैं जहां बोरान अपने बेड पर लेटा हुआ होता है। बोरान को देखते हुए नीलम जॉन से कहती है, क्या यही है वो पेशेंट? क्या हुआ इन्हें? नीलम की बात सुनकर बोरान अपनी जगह से उठता है और अपने पेट के स्टिचेस दिखाने लगता है। स्टिचेस देखते हुए बोरान नीलम से कहता है, इस स्टिचेस में मुझे काफी दर्द हो रहा है। डॉक्टर देखिए तो सही, प्रॉब्लम क्या है? रात से तो दर्द काफी बढ़ा जा रहा है। बोरान के स्टिचेस को देखते हुए नीलम जॉन से कहती है, आप इन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं ले आए? वहां लाते तो इनका इलाज अच्छे से हो पाता। बोरान को देखते हुए जॉन नीलम से कहता है, ये हमारे सर के स्पेशल गेस्ट हैं मैडम, इसलिए उन्हें ज्यादा तकलीफ ना हो, इसीलिए आपके हॉस्पिटल से हमने कंसल्ट किया था। डॉक्टर वर्मा हमारे काफी करीबी दोस्त हैं। उनसे मैंने जब इस केस के बारे में कहा, उन्होंने आपको यहाँ भिजा दिया।
उसी वक्त नीलम की नजर दीवार पर लगी विक्रम सिन्हा के तस्वीर पर जाती है। तस्वीर को देखते हुए नीलम जॉन से पूछती है, ये रियल एस्टेट वाले विक्रम सिन्हा का मैंशन है ना, जो एंटीक्स का भी बिजनेस करते हैं? नीलम की बात सुनकर जॉन उसे ताज्जुब भरी नजरों से देख रहा होता है। नीलम को देखते हुए जॉन अपने मन में कहता है, ये मैंशन विक्रम सर का है, इस डॉक्टर को कैसे पता चला? विक्रम सर ने तो कहा था किसी को ये पता ही नहीं चलना चाहिए कि बोरान यहाँ उनका मेहमान बनकर रुका हुआ है। जोया की बेरुखी क्या कर देगी अनमोल को दीवाना? कब पता चलेगा जोया को अनमोल के दिल की बात? किस मोड़ पर ले जाएगी अनमोल को उसकी जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मैंशन में खड़ा जॉन नीलम को देखकर हैरान हो रहा होता है कि वो आखिर विक्रम सिन्हा को कैसे जानती है। हिचकिचाते हुए जॉन नीलम से पूछता है, आप विक्रम सर को कैसे जानती हो? और ये विक्रम सर का मैंशन है, ये आपको कैसे पता चला? उसी वक्त नीलम तस्वीर की ओर उंगली दिखाते हुए जॉन से कहती है, यही है ना तुम्हारे विक्रम सर, जो दीवार पर लगी तस्वीरों में है। इन तस्वीरों को देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि ये विक्रम सर का ही मैंशन है। और रही बात मैं विक्रम सर को कैसे जानती हूँ, तो अनमोल मेरा काफी अच्छा दोस्त है, जो आपके विक्रम सर के लिए ही काम करता है। एक बार मैंने अनमोल के फोन पर आपके विक्रम सर की तस्वीर देखी थी, इसीलिए मुझे उनकी शक्ल याद है। नीलम की बात सुनकर जॉन असमंजस में पड़ जाता है। तभी जॉन अपने मन में कहता है, अब इस डॉक्टर को तो पता चल ही गया कि ये बोरान विक्रम सर का ही मेहमान है। अगर ये बात विक्रम सर को पता लग गई तो विक्रम सर मुझसे काफी नाराज हो जाएंगे। ये डॉक्टर तो अभी इलाज करके यहाँ से चली जाएगी और 4 दिन बाद सब भूल जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं इस बात को यहीं दबा दूं, विक्रम सर से कुछ नहीं कहूं। अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए जॉन नीलम से कहता है, जी ये विक्रम सिन्हा का ही मैंशन है, अब आप प्लीज पेशेंट को देख लीजिए। जॉन की बात सुनकर नीलम बोरान के जख्म की जांच करती है। बोरान के जख्म जांचकर नीलम कहती है, लगता है इस कट पर स्टिचेस लगने के बाद काफी इस पर जोर गिरा है, जिसके कारण इनके कुछ स्टिचेस खुल गए हैं। अच्छा हुआ जो मुझे इस केस का पता था, इसलिए मैं अपने साथ जरूरी सामान ले आई हूँ। मैं अभी इन्हें सुचूर कर देती हूँ। तभी नीलम जॉन से कहती है, मुझे अपना बॉक्स दीजिए। कुछ ही देर में नीलम बोरान को सुचूर कर देती है। सुचूर करने के बाद नीलम चिट्ठी पर दवाइयां लिखते हुए कहती है, ये दवाइयां इन्हें दे दीजिए और अगले 3-4 दिन सिर्फ इन्हें रेस्ट करने के लिए कहिए। अभी मैंने इन्हें वापस टांके डाल दिए हैं, अगर वापस से इन्हें पेन हो तो अगली बार इन्हें हॉस्पिटल लेकर आइए। माना कि हमारे विक्रम सर के ही नहीं देश के भी मेहमान हैं, पर इतनी भी मेहमान नवाजी ठीक नहीं। सर हिलाते हुए जॉन नीलम से कहता है, थैंक यू डॉक्टर, अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो अगली बार मैं इन्हें सीधे हॉस्पिटल ही ले जाऊंगा। यहाँ आने के लिए थैंक यू। अपना काम खत्म कर नीलम विक्रम सिन्हा के मैंशन से निकल जाती है। हैदराबाद की पुलिस हेडक्वार्टर्स में एक बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी बड़े पुलिस अधिकारियों की मीटिंग चल रही होती है। उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में उन सभी अधिकारियों के बीच बैठा हुआ होता है सलीम। तभी एक बड़ा पुलिस अधिकारी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर हैदराबाद के कुख्यात मुजरिमों को दिखाते हुए अपने सहकर्मियों से कह रहा होता है, ये है एडवर्ड, ये ज्यादातर शिप्स के जरिए अफ्रीका से इंडिया अपने इलीगल एंटीक्स सप्लाई करता है। और हमारी लिस्ट का अगला स्मगलर है बोरान, ये ज्यादातर कंबोडिया से अपने एंटीक्स स्मगल करता है। कई बार ये पुलिस के हाथों में भी पकड़ा जा चुका है, पर ऊपर तक इसकी पहुंच होने और पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण ये अभी तक खुला घूम रहा है। हमारे मुखबिरों से पता चला है कि ये अभी हैदराबाद में ही रुका हुआ है। ये कहीं पर भी छुपा हुआ हो, इसे ढूंढकर हमें इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। इस बार हमें इसके खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए और पता करना है कि ये आखिर किसके लिए काम करता है। इन सभी स्मगलर की फोटोज आपके डेस्क पर रखे हुए हैं, ताकि वक्त आने पर आप लोगों से इनके बारे में पूछताछ कर सकें। किसी को कोई और सवाल पूछना है? वहां बैठे सभी अधिकारी के पास कोई और सवाल नहीं होता। तुरंत ही वो मीटिंग खत्म हो जाती है। सभी पुलिसकर्मी अपने डेस्क पर रखी तस्वीरें लेकर जा रहे होते हैं, पर तभी पुलिस कमिश्नर सलीम को आवाज देकर उसे रोकता है। रुको सलीम। रुककर सलीम कमिश्नर से पूछता है, जी सर कहिए। कमिश्नर सलीम से कहता है, तुम मेरे सबसे बेस्ट ऑफिसर हो सलीम, और मैं चाहता हूं कि इस बोरान का पता तुम जल्द से जल्द ढूंढ निकालो। आश्वासन देते हुए सलीम पुलिस कमिश्नर से कहता है, आप फिक्र मत करिए सर, मैं बोरान को ढूंढकर उस पर नजर रखूंगा और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करके ही रहूंगा।
सलीम के कंधे पर हाथ रखते हुए कमिश्नर कहते हैं, शहर में इल्लीगल एंटीक्स की खरीदी और बिक्री काफी हो रही है सलीम। इस काला बाजारी को हमें रोकना ही होगा। इस काला बाजारी से निकला हुआ काला पैसा देश में बहुत तबाही मचा रहा है। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि इन काला बाजारियों का पैसा किन किन गलत कामों में लगता है। कमिश्नर की बात को समझते हुए सलीम गंभीर होते हुए कहता है, शहर में हो रहे इस गैर कानूनी काम को रोकना मेरी जिम्मेदारी है सर। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा इन मुजरिमों को पकड़ने के लिए। आखिर में पुलिस कमिश्नर सलीम से कहता है, इन काला बाजारियों के हाथ काफी बढ़ चुके हैं सलीम। तुम्हें भी उन तक पहुंचने के लिए अपने हाथ बढ़ाने होंगे। इतना कहकर कमिश्नर वहां से चले जाते हैं। कमिश्नर की बात सुनकर सलीम वहां गंभीर होकर खड़ा रह जाता है। रात के 10 बज चुके होते हैं। अनमोल के घर के दरवाजे पर नजर टिकाए कुंदन और चंदा उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। दरवाजे की ओर देखते हुए चंदा कुंदन से कहती है, तुझे बताया नहीं उस लड़के ने कि वो कहाँ जा रहा है? फोन मिला उसको, देख अभी उठाता है कि नहीं। झल्लाते हुए कुंदन चंदा से कहता है, करीब 12 बजे दुकान से ना जाने क्यों बड़ा गुस्सा में निकल गया था वो। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं माँ। दोपहर से लेकर अब तक उसे 100 कॉल कर चुका हूँ, पर वो है कि फोन ही नहीं उठा रहा। पता नहीं क्या बात है। सुबह तक तो अच्छा लग रहा था, फिर ना जाने उसके बाद क्या हो गया उसे। क्या नीलम से उसका कोई झगड़ा हुआ है? कुंदन की बात सुनकर चंदा उसे कहती है, नीलम से मेरी बात हुई है, उसे अनमोल के बारे में कुछ नहीं पता। नीलम और अनमोल के बीच में कुछ नहीं हुआ है। पता नहीं उस लड़के को क्या हुआ, आखिर वो बात करे तो पता चले। चंदा और कुंदन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से राघवेंद्र वहां आते हैं और उन्हें कहते हैं, क्या खुसुर फुसुर चल रही है? और चंदा, वो तेरा लाडला अभी तक आया क्यों नहीं? क्या अभी तक बर्थडे मना रहा है अपने दोस्तों के साथ? राघवेंद्र की बात सुनकर चंदा धीमे से कुंदन से कहती है, इन्हें कुछ मत कहना कुंदन अनमोल के बारे में, वरना अनमोल आएगा तब उसे खूब डांट पड़ेगी। चंदा की बात को समझते हुए कुंदन राघवेंद्र से कहता है, कुछ नहीं पापा, वो बस अनमोल अपने दोस्त के पास गया हुआ है। वो कल अपने सभी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाया था ना, इसलिए आज करने गया है। वो अभी आता ही होगा, आप जाकर सो जाइए। कुड़कुड़ाते हुए राघवेंद्र अपने कमरे की ओर जाते हुए कहते हैं, और कितना पार्टी करेगा ये लड़का? दिन रात सिर्फ पार्टी ही करते रहेगा या अपने सर पर जो खतरा मंडरा रहा है उसकी भी तैयारी करेगा? आने वाले कुछ ही दिनों में यशवर्धन के केस की पेशी है, उस केस की भी तैयारी करनी है हमें। जैसे ही अनमोल आए उसे कहना कि सुबह मुझसे बात करे, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहकर राघवेंद्र अपने कमरे में चले जाते हैं। कुंदन और चंदा आशा भरी नजरों से दरवाजे की ओर देख रहे होते हैं कि अनमोल आखिर कब आएगा और उनसे कब मिलेगा। शराब के ठेके पर नशे में धुत बैठा अनमोल अपने गिलास को टेबल पर पटकते हुए नशे की हालत में कह रहा होता है, कब मिलेंगे तू मेरी दिलरुबा? अभी फिर से कॉल करता हूँ तुझे। ये मेरा तुझे सुबह से 100वां कॉल है। इस कॉल की सेंचुरी पर मुझसे बात तो कर ले जोया, जोया मेरी दिलरुबा। अपने फोन को हाथ में लेकर अनमोल जोया को कॉल लगाता है, पर जोया अनमोल का कॉल नहीं उठाती। कॉल ना उठाने पर अनमोल दुखी होते हुए अपने आप से कहने लगता है, क्यों इग्नोर कर रही है तू मुझे जोया? बदला ले रही है मुझसे? जितना चाहे बदला ले ले, पर मुझसे बात तो कर ले। तभी अनमोल अपनी बोतल उठाता है और अपने मुंह में लगाकर शराब पीने लगता है। ठीक उसी वक्त शराब पीते हुए अनमोल को पीछे से किसी की हंसने की आवाज आती है। अजीब हंसी हंसते हुए एक शख्स कहने लगता है, नहीं उठाएगी दिलरुबा तेरा फोन, गुमराह कर दिया है किसी ने उसे। बड़ी जल्दी आ जाती है तेरी दिलरुबा लोगों के बहकावे में। नशे की हालत में अनमोल मुड़कर जैसे ही अपने पीछे देखता है, तभी उसे अपने पीछे भसना दिखाई देता है। ये वही भसना होता है जिसने अनमोल को वो जादुई आईना दिया होता है। भसना को देख अनमोल हैरान हो उठता है। तभी हंसते हुए अनमोल भसना से नशे की हालत में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनमोल के सवाल पर भसना ठहाका मारकर हंसते हुए कहता है, मेरा सवाल तुम पूछ रहे हो? शहर के हर शराब के अड्डे मेरे ही तो ठिकाने हैं, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो अनमोल? अच्छा जोया तुमसे बात नहीं कर रही इसलिए दुखी होकर शराब पीने चले आए? मुस्कुराते हुए अनमोल भसना के पास जाते हुए कहता है, तुम तो सब कुछ जानते हो। कौन हो तुम? भगवान या कोई अज्ञात शक्ति? भाई तुम जो कोई भी हो, मुझे ये बताओ कि जोया मुझसे कब बात करेगी? कौन बहका रहा है उसे? हंसते हुए भसना अनमोल से कहता है, तुम इंसान भी बड़े मतलबी होते हो यार। जब जोया तुम्हारे पास थी तब तुमने अपने इंतकाम के चलते काजल से रिश्ता बनाया,
और जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वो भोगना ही पड़ता है। वही कर्म के कारण आज तुझे ये तकलीफ हो रही है। और मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो उसी महान शक्ति का एक छोटा सा अंश हूँ। भस्ना की बात सुनकर अनमोल हाथ जोड़ते हुए उसे कहता है, प्लीज मुझे बताओ कि क्या जोया मेरी हो पाएगी। हंसते हुए भस्ना अनमोल से कहता है, ये सवाल मुझसे मत पूछ, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। वक्त आने पर तेरा आईना तुझे सब कुछ बताएगा, हर चीज वो बताएगा। और हाँ, इतना याद रख, आने वाला वक्त बड़ा कठिन है। हिम्मत से काम लेगा तो हर चुनौती को पार कर जाएगा तू। तभी पीछे से एक गिलास गिरने की आवाज आती है। अनमोल का ध्यान उस आदमी की ओर जाता है जिसने गिलास गिराया होता है। कुछ क्षण बाद जैसे ही अनमोल भस्ना की ओर मुड़कर देखता है, तब तक भस्ना वहां से अदृश्य हो चुका होता है। आने वाले वक्त में क्या दिखाएगा अनमोल का जादुई आईना उसे? क्या मिल पाएगा सलीम को बोरान? और कैसे निपटेगा अनमोल यशवर्धन से कोर्ट में? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सुबह की रोशनी पूरी दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। रोशनी पूरी तरह से निकली भी नहीं होती है। चंदा अपने घर के बाहर बेसब्री से अनमोल के आने का इंतजार कर रही होती है। चंदा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो अनमोल के इंतजार में वो रात भर नहीं सोई हो। तभी दूर से चंदा की नजर घर की ओर आते हुए अनमोल पर जाती है। अनमोल एक बेजान पुतले की तरह बड़ा थका हारा घर की ओर रास्ते से चला आ रहा होता है। रास्ते पर चलते हुए अनमोल के कानों में सिर्फ भस्ना की वही बातें गूंज रही होती हैं जो भस्ना ने रात को शराब के ठेके पर अनमोल से कही थी, जहां भस्ना ने अनमोल को जोया और उसके आने वाले वक्त के बारे में आगाह किया था। उन बातों को याद करते हुए अनमोल अपने आप से कहता है, भस्ना कोई मामूली इंसान नहीं है। उसी शक्ति ने मुझे वो जादुई आईना दिया था। मैं उसकी बातों को हल्के में नहीं ले सकता। आने वाले वक्त में मुझे बहुत सतर्क रहना होगा। अपने परिवार पर मैं कोई आंच नहीं आने दे सकता। और जोया किसके बहकावे में आ सकती है? मुझे जल्द ही जोया से मिलना होगा। जोया का मेरे लिए ऐसा बर्ताव, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इन सभी बातों को सोचते हुए अनमोल अपने घर की ओर जैसे ही आता है, तभी उसे अपने सामने चंदा खड़ी हुई दिखाई देती है। चंदा बड़े गुस्से से अनमोल को घूर कर देख रही होती है। चंदा को देखते हुए अनमोल उसे कहता है, अरे माँ, तू इतनी सुबह घर के बाहर क्या कर रही है? इतनी जल्दी उठ गई तू? अनमोल की बात सुनकर चंदा उसे थप्पड़ मारने जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि आज अपनी माँ के गुस्से के चलते अनमोल मार खाकर ही रहेगा। पर जैसे तैसे कर चंदा अपने गुस्से को काबू कर लेती है। नाराजगी में चंदा अनमोल के बात का जवाब देते हुए कहती है, सोऊंगी तो उठूंगी ना, रात भर सोई नहीं हूँ तेरी फिक्र में। मैंने और कुंदन ने तुझे कितने कॉल्स किए। लापरवाही की भी हद होती है अनमोल। कहाँ रह गया था तू? सारी रात किधर रुका था? और तेरी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि तूने काफी पी रखी है। पैसा आने से तेरे तो पर निकलते जा रहे हैं लगता है। कोई जरूरत नहीं है ऐसे पैसों की जो तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दे। अफसोस करते हुए अनमोल चंदा से कहता है, कल के लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ माँ। वो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसी के चलते मैं आप लोगों का कॉल नहीं उठा पाया। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। चंदा अनमोल को कुछ इस तरह देख रही होती है मानो चंदा को पता हो कि अनमोल उससे झूठ कह रहा है। पर चंदा अनमोल से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हुए उसे कहती है, माँ हूं मैं तेरी अनमोल। पता लग जाता है मुझे कि तू मुझसे सच कह रहा है कि झूठ। और वैसे भी तुझे झूठ बोलना आता नहीं है। इस बार तुझे छोड़ रही हूँ। अगली बार इस तरीके की हरकत दोबारा हुई तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनमोल को डांटकर चंदा वहां से गुस्से से चली जाती है। चंदा को जाता हुआ देख अनमोल अपने आप से कहता है, इतनी फिक्र करते हैं मेरे घर वाले मेरी, और मैं हूँ ये सब कर रहा हूँ। मुझे मेरी परिवार की ढाल बनना है, उनकी कमजोरी नहीं। और वैसे भी इस वक्त मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। अफसोस करते हुए अनमोल अपने घर में चला जाता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। चंदा अपने हाथ में नाश्ता लिए अनमोल के कमरे में चली जाती है। अनमोल को नींद से उठाते हुए चंदा कहती है, उठ जा अनमोल, खाना खा ले। खाना खाकर फिर सो जा। लगता है तू सारी रात सोया नहीं है। अभी खाना खाकर सो जा, आज दुकान देरी से चले जाना। नींद से उठकर अनमोल चंदा के हाथ में नाश्ता की थाली लेकर नाश्ता करने लगता है। उसी वक्त
राघवेंद्र वहां आते हैं और अनमोल से कहने लगते हैं, सुकून से खा ले खाना, अपनी माँ को रात भर तंग करने का इनाम है ये। राघवेंद्र की बात सुनकर चंदा हैरान होकर उसे देखने लगती है। चंदा को देखते हुए राघवेंद्र उन्हें कहते हैं, क्या सोच रही थी तू चंदा? रात भर तू कमरे में नहीं रहेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? इसी नालायक का इंतजार कर रही थी ना तू? बिना कहे कहीं रह गया होगा ये सारी रात, लापरवाह कहीं का। इसकी चिंता में रात भर सो नहीं पाई तू, है ना? सब पता चल जाता है मुझे, मेरे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं। राघवेंद्र की बात सुनकर अनमोल कहने लगता है, सॉरी पापा, वो कुछ अर्जेंसी आ गई थी इसीलिए। डांटते हुए राघवेंद्र अनमोल से कहते हैं, अरे घर के बाहर की अर्जेंसी छोड़, तू पहले जो अपने सर पर अर्जेंसी मंडरा रही है उसका सोच। यशवर्धन ने जो तुझ पर केस किया है उसकी सुनवाई कोर्ट में कुछ ही दिनों में होने वाली है। वकील से क्या बात हुई तेरी? क्या तैयारी कर रहा है तू? कुछ पता है तुझे केस का? यह सब कुछ वकील के हाथों में ही छोड़ रखा है। धीमी आवाज में अनमोल राघवेंद्र से कहता है, इस केस के सिलसिले में वकील अपनी क्या तैयारी कर रहे हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है पापा। आज मैं वकील से मिलकर उनसे बात करता हूँ। कमरे से बाहर जाते हुए राघवेंद्र अनमोल से कहते हैं, इस केस पर अच्छे से ध्यान दे अनमोल, हम ऐसे ही इस केस को हल्के में नहीं ले सकते। यशवर्धन के पास बहुत पैसा है और नाम भी। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा सकता है। राघवेंद्र की बात पर अनमोल उन्हें कहता है, अगर यशवर्धन पानी की तरह पैसा बहा सकता है तो मैं भी पापा कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं भी पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आज कैसे भी करके वकील से मिलकर इस केस के हर पहलू पर खुद ध्यान दूंगा। अनमोल की बात सुनकर राघवेंद्र वहां से चले जाते हैं। राघवेंद्र के जाते ही अनमोल फोन निकालता है और वकील को कॉल करने लगता है। अनमोल को कॉल करता हुआ देख चंदा चिढ़ते हुए उसे कहती है, अरे खाने के टाइम पर किसे कॉल लगा रहा है? आराम से पहले खाना तो खा ले। तभी अनमोल चंदा से कहता है, वकील से बात कर लेता हूँ माँ, इनसे बात करके आराम से खा लूंगा, फिर थोड़ी देर आराम करके दुकान चला जाऊंगा। देखता हूँ वकील साहब मुझसे क्या कहते हैं। अनमोल चंदा से बात कर ही रहा होता है कि तभी वकील फोन उठाता है। वकील के फोन उठाते ही अनमोल उन्हें कहता है, हेलो वकील साहब, मैं अनमोल बोल रहा हूँ, क्या मैं आज आपसे मिल सकता हूँ? मुझे केस के बारे में अच्छे से जानना है कि हमारी क्या तैयारी चल रही है। जवाब में वकील अनमोल से कहते हैं, अनमोल, आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं इस वक्त हैदराबाद में नहीं हूँ, पर मेरे असिस्टेंट इस केस पर अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। कोर्ट में हमारी पेशी अगले 10 दिन बाद है, तब तक हम तैयारी कर लेंगे। मैं तुमसे अगले 2 दिन बाद खुद आकर मिलूंगा तुम्हारे घर पर। वकील की बात सुनकर अनमोल कहता है, ठीक है वकील साहब, मैं आपका इंतजार करूंगा। इतना कहकर अनमोल फोन रख देता है। फोन रखते ही चंदा अनमोल को डांटते हुए कहती है, हो गई वकील से बात, अब चुपचाप खाना खाकर आराम कर लेना। इतना कहकर चंदा अनमोल के कमरे से चली जाती है। दोपहर के 2 बज रहे होते हैं। जोया अपने कमरे में बैठी बड़ी उदास होकर रो रही होती है। तभी सफोरा बीबी जोया के आंसू देखकर उसकी ओर चली जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ जोया, रो क्यों रही हो आप? सफोरा बीवी के सवाल करने पर जोया मुड़कर तुरंत अपने आंसू पोंछने लगती है। अपने आंसू पोंछते हुए जोया सफोरा बीवी से कहती है, कुछ नहीं खाला, बस आंख में कचरा चला गया था और कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए सफोरा बीवी जोया से कहती है, ये आंख में कचरा जाने की वजह से आंसू नहीं बह रहे हैं जोया, ये आंसू तो दिल पर भास लगने की वजह से बह रहे हैं। कल से हम आपको देखे जा रहे हैं। अनमोल तुम्हें कॉल्स पर कॉल्स किए जा रहा है और तुम हो कि उसे नजरअंदाज करे जा रही हो। हमने देखा है कि तुम अनमोल से कितना प्यार करती हो जोया, तो फिर उससे यूं किनारा क्यों कर रही हो आप? गंभीर होते हुए जोया सफोरा बीवी से कहती है, कुछ रिश्तों की हदें होती हैं खाला, मेरे लिए तो अनमोल सब कुछ है, पर अनमोल के लिए मैं सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं हूँ। कुछ मजबूरियों के कारण मुझे अनमोल से दूर रहना पड़ रहा है खाला। अनमोल की गर्लफ्रेंड ने मुझे कहा है कि मैं उससे कुछ दिन दूर रहूं। अगर मैं उससे दूर नहीं रही तो वो अपने रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पाएगा, जो उसके आने वाले कल के लिए बहुत जरूरी है। जोया सफोरा बीबी से बात कर ही रही होती है कि तभी जोया को अनमोल का कॉल आता है। जोया अनमोल का फोन कट कर ही रही होती है कि तभी सफोरा बीबी उससे कहती है, बात कर लो उससे जोया, और कितनी कॉल्स कट करोगी उसके? सफोरा बीबी की बात सुनकर जोया सोचते हुए अनमोल का फोन उठाती है। फोन उठाते ही अनमोल चिल्लाते हुए जोया से कहता है, क्या हो गया है जोया तुझे? कितने कॉल्स करूं तुझे? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है तू? लापरवाही की भी हद होती है। मैंने कहा ना कि मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है,
मेरी प्रॉब्लम सिर्फ एक तू ही सॉल्व कर सकती है जोया, प्लीज मुझसे बात कर। अनमोल की बात सुनकर जोया उसे तेज आवाज में कहती है, मैंने कहा ना अनमोल कि मेरा फोन मेरे पापा के पास है और जो भी तेरी प्रॉब्लम है उसे अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्कस कर, मुझसे नहीं। तू अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे क्यों डिस्कस करना चाहता है? गुस्से में आते हुए अनमोल जोया से कहता है, जोया तुम मुझसे आकर मिलेगी कि नहीं? मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ। एक गहरी सोच में जाते हुए जोया अनमोल से कहती है, ठीक है, मैं आज तुझसे काचीगुड़ा के सीसीडी में आकर मिलूंगी, तू मुझसे वहीं मिलना। इतना कहकर जोया फोन रख देती है। जोया के फोन रखते ही सफोरा बीबी उससे पूछती है, क्या सचमुच तुम अनमोल से मिलने जाओगी जोया? मायूस होते हुए जोया सफोरा बीबी से कहती है, मुझे उससे मिलना ही होगा खाला, अनमोल मेरा पीछा ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, उससे मिलकर ही मुझे उससे अपना पीछा छुड़ाना होगा। क्या चल रहा है जोया के दिमाग में? अनमोल से मिलकर क्या बात करेगी जोया? और क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा जोया और अनमोल के बीच में? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। दोपहर के 4 बज चुके होते हैं। सीसीडी में बैठा अनमोल जोया के आने का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर इंतजार करने पर अनमोल को वहां जोया आते हुए दिखाई देती है। जोया को वहां आता हुआ देख अनमोल के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, पर अनमोल की खुशी वहीं की वहीं धराशायी हो जाती है जब वो पीछे से अब्बास को जोया के साथ आते हुए देखता है। अनमोल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि जोया अब्बास के साथ वहां उससे मिलने क्यों आई है। अनमोल की ओर जाते हुए जोया अब्बास से बड़ी धीमी आवाज में कहती है, पता है ना अब्बास, तुम्हें क्या करना है, जैसा हमने कहा है ठीक वैसा ही करना। जोया की बात सुनकर अब्बास कहता है, तुम फिक्र मत करो जोया, तुम्हारी बात मेरे सुपर कंप्यूटर जैसे दिमाग में ऐसे फीड हो गई है जिसका कोई डिलीट बटन ही नहीं है। एक एक शब्द जो तुमने मुझसे तोते के जैसे समझाया है वो मैं अच्छे से समझ गया हूँ जोया, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अनमोल के सामने मैं तुम्हारा ऐसा पति बनूंगा कि तुम्हारा होने वाला असली पति भी नकली लगने लगेगा। अब्बास की बात सुनकर जोया सर पर हाथ मारते हुए उसे धीमे से कहती है, मेरा पति नहीं बनना है अब्बास, होने वाला पति बनना है, होने वाला पति। अब्बास अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और जोया अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए अनमोल की ओर बढ़ जाती है। जोया को अपनी ओर आता हुआ देख अनमोल भी अपनी जगह से उठकर हैरान होते हुए जोया के पास जाता है। जोया के पास जाकर अनमोल उसके पास खड़ा हो जाता है और जोया अनमोल से कुछ नहीं कहती। पहल करते हुए अनमोल जोया से पूछता है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है जोया कि आखिर तुझे हो क्या गया है, और सबसे पहले ये बता, ये अब्बास के साथ तू यहाँ क्यों आई है? इससे तो तू काफी चिढ़ती थी ना। अनमोल की बात सुनकर जोया उसे कहती है, तुझे एक खुशखबरी देनी थी अनमोल, मैं अब्बास के साथ शादी कर रही हूँ। मेरे अब्बा और अम्मी ने ये रिश्ता तय किया है। अब तो तू समझ गया होगा कि मेरे घर पर इतनी पाबंदी क्यों लगी हुई थी मेरे लिए। जोया की बात सुनकर अनमोल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरान होते हुए जोया से पूछता है, ये तू क्या कह रही है जोया? तू शादी करने जा रही है, और वो भी इस जोकर के साथ? थोड़ा गुस्से में आते हुए जोया अनमोल से कहती है, जबान संभाल कर बात कर अनमोल, अब्बास मेरे होने वाले शौहर हैं। अनमोल अपने जज्बातों को काबू करते हुए जोया से कहता है, पहले भी तूने ऐसी ही गलती की थी जोया, उसका अंजाम तू भुगत ही चुकी है, दोबारा ऐसी गलती मत कर। मुस्कुराते हुए जोया अनमोल से कहती है, पहले जो मैंने गलती की थी वो सिर्फ एक गलती थी और वो गलती सुधार भी चुकी हूँ मैं, पर अब्बास से मैं अभी होश और हवास में शादी करने जा रही हूँ। भला इतना प्यार करने वाला इंसान मुझे कहाँ मिलेगा? जल्द ही तेरी भी शादी काजल के साथ हो जाएगी अनमोल, तू भी काजल के साथ खुश रहेगा और मैं अब्बास के साथ। अपने बाल खींचते हुए अनमोल जोया से कहता है, तू मुझे दीवाना कर रही है जोया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ कर बैठूंगा। जहां अनमोल जोया की बातें सुनकर बेचैन हो रहा होता है, वहीं जोया बड़े शांत स्वभाव में अनमोल से कहती है, तुझे कुछ ऐसा वैसा करने की जरूरत नहीं है अनमोल, मेरी जैसे ही शादी तय हो जाएगी मैं खुद तेरे घर कार्ड देने आ जाऊंगी। अभी मैं निकलती हूँ, मुझे जाना है। इतना कहकर जोया वहां से जाने लगती है। तभी अनमोल जोया का हाथ पकड़ लेता है। तभी जोया अनमोल से कहती है, अब्बास देख लेगा अनमोल,
हाथ छोड़ मेरा। अपने दांत पीसते हुए अनमोल जोया से कहता है, मैंने तुझसे कहा ना कि मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ जोया, बस तू ही मेरी मदद कर सकती है। अनमोल की बात सुनकर जोया अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, कहा ना तुझसे, तेरी जो भी प्रॉब्लम है मुझसे नहीं काजल से कहो, वो करेगी तेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन। जोया की ये बात सुनकर अनमोल की आंखें नम हो जाती हैं। वो जोया को देखते हुए कहता है, तू वो जोया है कि नहीं जिसे मैं जानता हूँ? कहाँ गई मेरी वो जोया जो मेरी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? अभी तो मेरे सामने है जोया, और मैं तुझे सामने से कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम है, तो भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जरूर तू किसी के बहकावे में आ रही है। बोल दे जोया, क्या छुपा रही है तू मुझसे? अनमोल की बात सुनकर जोया उसे देख रही होती है। तभी पीछे से अब्बास जोया को आवाज लगाते हुए कहता है, जोया जानू, तुम अपने दोस्त से मिल चुकी हो तो हम चलें? अभी मुझे सुल्तान शाही में सुल्तान भाई की दुकान पर सुल्तान जैसी शेरवानी लेनी है, जिसे पहनकर मैं सुल्तान लगूंगा। और तुम्हारे लिए मैंने वहां पर एक बहुत अच्छा शरारा देखा है जोया, जिसे पहनकर हम दोनों खूब शरारा शरारा करेंगे। अब्बास की बात सुनकर जोया अनमोल से कहती है, तुझे जो सोचना है सोच अनमोल। मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने जा रही हूँ, अपने अतीत को पीछे छोड़कर। तू भी काजल के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। जोया का रवैया देख अनमोल वहां खड़ा निशब्द रह जाता है। तभी अनमोल जाती हुई जोया को बड़ी धीमी आवाज में कहता है, अतीत की छाप जब गहरी होती है तब उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है जोया। तू अपने अतीत से ज्यादा भाग नहीं पाएगी। अनमोल की बात सुनते हुए जोया वहां से अब्बास के पास चली जाती है और देखते ही देखते अब्बास के साथ वहां से बाहर निकल जाती है। सीसीडी से निकलकर जोया अब्बास के साथ बाइक में बैठकर अपने घर के पास आती है। अब्बास की गाड़ी से उतरते हुए जोया की आंखें नम हो चुकी होती हैं। जोया की नम आंखों को देखते हुए अब्बास उससे पूछता है, तुम अनमोल से प्यार करती हो ना? तो फिर ये सब नाटक क्यों कर रही हो उसके सामने? अपने आंसू पोंछते हुए जोया अब्बास से कहती है, जिंदगी में कुछ ना चाहते हुए भी कुछ करना पड़ता है अब्बास, तुम नहीं समझोगे। और मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब्बास जोया से कहता है, शुक्रिया की कोई बात नहीं है जोया, चलो मैं तुम्हारे कहीं तो काम आया। मुस्कुराते हुए जोया अब्बास से कहती है, ठीक है अब्बास, मैं निकलती हूँ, और एक बार फिर से अनमोल के सामने ये सब नाटक करने के लिए शुक्रिया। अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए अब्बास जोया से कहता है, आराम से जाना जोया, और अपना ख्याल रखना। अब्बास से बात कर जोया अपने घर की ओर निकल जाती है। चंदा और राघवेंद्र पुराने शहर के बाजार में खरीदी कर वहां से गुजर रहे होते हैं। तभी चंदा राघवेंद्र से कहती है, अनमोल की दुकान पास में ही है जी, आप कहो तो वहां थोड़ी देर रुक कर घर जाए। चंदा की बात सुनकर राघवेंद्र उसे कहता है, तूने मेरी मुंह की बात छीन ली चंदा, चल अपने दोनों लड़कों से मिलने चलते हैं। आपस में बात कर चंदा और राघवेंद्र अनमोल की दुकान की ओर चले जाते हैं। राघवेंद्र और चंदा अनमोल की दुकान की ओर जा ही रहे होते हैं, तभी अपनी दुकान पर बैठे मदन गुप्ता की नजर उन दोनों पर जाती है। राघवेंद्र और चंदा को देखते हुए मदन गुप्ता एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहने लगता है, ये राघवेंद्र आज यहाँ क्या कर रहा है? लगता है अपने बेटे से मिलने जा रहा है। यही मौका है उस अनमोल से अपना बदला लेने का। अभी इस राघवेंद्र को उसे उसकी औकात याद दिलाता हूँ। अनमोल पर खुन्नस खाए बैठे मदन गुप्ता को मानो राघवेंद्र को देखते अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया हो। तुरंत ही मदन गुप्ता अपने दुकान से बाहर निकलता है और राघवेंद्र और चंदा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मदन गुप्ता को अपने सामने खड़ा देख राघवेंद्र खुश होते हुए कहते हैं, अरे मदन, तू क्या कर रहा है आजकल? ऐसा है तू, और ये दुकान तेरी है? मदन गुप्ता की दुकान को देखते हुए राघवेंद्र उसे कहने लगता है, चल मदन, तू कुछ अच्छा कर रहा है जिंदगी में, ये देखकर अच्छा लग रहा है। मैं तेरे लिए काफी खुश हूँ मदन। राघवेंद्र की बात सुनकर मदन गुप्ता हंसते हुए कहता है, ये मदन मदन क्या लगा रखा है राघवेंद्र? मदन गुप्ता कहो या फिर मदन जी। एक टाइम था जब तू मेरा बॉस हुआ करता था, पर आज तू एक एंटी की दुनिया से भागा हुआ वो भगोड़ा है जो अपना मुंह छिपाते हुए फेरे जा रहा है। और मैं एंटी की दुनिया का वो बेताज बादशाह हूँ जिसने अपने बल पर ये सारा साम्राज्य खड़ा किया है। बड़े दिनों बाद पुराने शहर में दिखा है तू राघवेंद्र, फिर से क्या कोई नई हेरा फेरी करने की सोच रहा है क्या? मदन गुप्ता की बातें सुनकर वहां खड़े चंदा और राघवेंद्र दंग रह जाते हैं।
गुस्से में आते हुए चंदा मदन गुप्ता के पास जाते हुए उसे कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? अपनी जबान को लगाम दो, समझे? चंदा को धक्का देते हुए मदन गुप्ता कहता है, अरे हट चोरों का खानदान, मुझे तमीज सिखा रहे हो? ज्यादा मुझसे बदतमीजी से बात की तो मैं वही हाल करूंगा तेरे पति का जो यशवर्धन ने सालों पहले किया था। इसी पुराने शहर में घसीट घसीट कर मारा था ना उसके लोगों ने इसे। मदन गुप्ता की ये बात सुनकर राघवेंद्र का पारा चढ़ उठता है। तभी अचानक से राघवेंद्र की छाती में दर्द उमड़ पड़ता है। जैसे ही राघवेंद्र अपनी छाती पकड़कर दर्द से कराहने लगते हैं, उन्हें देख चंदा भी डर उठती है। तभी चंदा जोर से आवाज लगाकर कुंदन और अनमोल को बाहर बुलाने लगती है। अपनी माँ की आवाज सुन कुंदन जल्दी ही दुकान के बाहर दौड़ा चला आता है। राघवेंद्र को तड़पता हुआ देख मदन गुप्ता शैतानी हंसी हंसते हुए वहां से निकल जाता है। तड़पते हुए राघवेंद्र चंदा से कहते हैं, कुछ नहीं हुआ मुझे चंदा, कुछ नहीं हुआ, तू डर मत। पर राघवेंद्र की हालत संभल नहीं रही होती है। वो पसीना पसीना हो रहे होते हैं। उतने में कुंदन वहां भागते हुए आता है और अपने पिता की हालत देखकर सहमते हुए पूछता है, क्या हुआ माँ? पापा को क्या हुआ? चंदा राघवेंद्र को संभालते हुए कुंदन से कहती है, तुझे सब बताती हूँ, पहले इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। तुरंत ही चंदा और कुंदन राघवेंद्र को वहां से हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्या होगा जब अनमोल को पता चलेगी मदन गुप्ता की करतूत? या जोया के नाटक का पता चल पाएगा अनमोल को? या अनमोल लगाएगा कोई तरकीब जोया को अपना बनाने की? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। रात के 9 बज चुके होते हैं। शराब के ठेके पर बैठा अनमोल आज भी काफी शराब पी रहा होता है। अनमोल अपने गम और शराब में इतना डूब चुका होता है कि उसका ध्यान अपने घर से आ रहे कॉल्स पर जा ही नहीं रहा होता है। बार बार अपने फोन की घंटी बजता हुआ देखकर अनमोल चिढ़ते हुए अपना फोन बंद कर देता है। अपना फोन बंद कर अनमोल नशे की हालत में कहता है, अब से ये फोन अलग दम कर रहा है और वो जोया वहां मुझे इतना सता रही है। क्या देख लिया उसने उस अब्बास में जो वो उससे शादी करने जा रही है? तभी अनमोल अपने शराब के ग्लास को भरते हुए शराब पीने लगता है। अनमोल को एक अजीब सी हंसने की आवाज तभी सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर अनमोल समझ जाता है कि वो शख्स कौन है। मुस्कुराते हुए अनमोल अपना सर उठाकर जैसे ही ऊपर की ओर देखता है, तभी उसे अपने सामने भसना खड़ा दिखाई देता है। हंसते हुए भसना अनमोल के पास आकर बैठ जाता है। तभी अनमोल भसना से पूछता है, क्या नाम बताया था तुमने अपना? भसना, मुझे वो तुम्हारी पहली मुलाकात याद है, जब तुमने मुझे वो आईना दिया था, तभी तुमने अपना नाम मुझे बताया था ना? भसना से बात करते हुए अनमोल दम पे दम शराब पी रहा होता है। तभी भसना गंभीर होते हुए अनमोल से पूछता है, ये क्या कर रहे हो तुम अनमोल? मुस्कुराते हुए अनमोल भसना से कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वही कर रहा हूँ जो तुम हमेशा करते हो, शराब पी रहा हूँ। सभी मुसीबतों की एक ही दवा, ये शराब की बोतल। अनमोल को देखते हुए भसना उसे कहता है, सभी मुसीबतों का हल नहीं है ये अनमोल, अपनी मुसीबतों को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा जरिया है ये शराब। मैंने तुमसे कल कहा था कि आने वाला वक्त तुम्हारे लिए काफी कठिन होने वाला है। अपने दिल की बात कह नहीं पाए ना तुम जोया से, ये तुम्हारा वही वक्त है अनमोल, जहां तुम्हारा आसान से आसान काम भी कठिन हो जाएगा। इस कठिन वक्त में जहां तुम्हें अपने परिवार की ढाल बननी चाहिए, वहां तुम बैठकर अपने आप को खोखला कर रहे हो। भसना को देखते हुए अनमोल उसे कहता है, तो फिर क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। जोया मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई, उसी के गम में पी रहा हूं मैं। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए भसना अनमोल से कहता है, कल तुमने मुझसे पूछा था ना कि क्या तुम्हें जोया मिलेगी या नहीं। आज मैं तुम्हें कहता हूं कि जो तुझे अपनी जिंदगी में चाहिए वो तुझे मिलकर ही रहेगा, पर उसकी एक शर्त है। भसना की बात सुनकर अनमोल सतर्क होते हुए उससे पूछता है, शर्त? कौन सी शर्त? मुझे अभी बताओ। तभी भसना अनमोल से कहता है, शर्त बस इतनी है अनमोल, तुम्हें अपने आप पर संयम रखना होगा। अगर तुम अपने आप पर संयम रखोगे तो तुम्हें हर चीज मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि मुश्किल वक्त आने पर वो टूट जाता है, बहक जाता है, पर इंसान ये नहीं जानता कि वही मुश्किल वक्त उसे मजबूत बनाता है। यही मुश्किल वक्त उनकी जिंदगी का सबसे सुनहरा वक्त होता है।
तुम्हें इस वक्त अपने परिवार और खुद का ख्याल रखना होगा। तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर पर अभी क्या कांड हो गया है। भसना की बात सुनकर अनमोल चौंक जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ मेरे घर पर? जवाब देते हुए भसना अनमोल से कहता है, मुझसे क्या पूछ रहे हो, खुद ही जाकर देख लो। भसना की बात सुनकर अनमोल नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर भागने लगता है। नशे की हालत में धुत अनमोल अपने घर में जैसे ही पहुंचता है तभी उसे वहां नीलम दिखाई देती है। नीलम चंदा और कुंदन से कह रही होती है, घबराने की कोई बात नहीं है माँ, बस उन्हें पैनिक अटैक आया था, बस उनका अच्छे से ख्याल रखना, वो जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। नीलम की बात सुनकर अनमोल नशे की हालत में उनकी ओर जाने लगता है। तभी अनमोल चंदा से पूछता है, पापा को क्या हुआ माँ, वो ठीक तो है? अनमोल की हालत देखकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। गुस्से में आते हुए चंदा अनमोल को एक तमाचा जड़ देती है और उससे कहती है, ये क्या हालत बनाकर आया है तू अनमोल? तब से हम तुझे कॉल किए जा रहे हैं और तू है कि फोन ही नहीं उठा रहा था। ये रोज का रोज क्या होते जा रहा है तुझे? चंदा को शांत बिठाते हुए नीलम उसे कहती है, आप रुक जाइए माँ, मैं बात करती हूँ ना अनमोल से, आप गुस्सा मत कीजिए। अनमोल इतने नशे में होता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा होता है। नीलम अनमोल को संभालते हुए कुंदन से कहती है, कुंदन भैया, आप अनमोल को उसके कमरे तक ले जाइए और उसे सुला दीजिए, अभी ये इतने होश में नहीं है कि ये हमारी बात समझ भी सके। नीलम की बात सुनकर कुंदन अपना सिर हिलाते हुए और अनमोल को वहां से उसके कमरे की ओर ले जाता है। जैसे ही कुंदन अनमोल को वहां से ले जाता है, नीलम चंदा से कहती है, आपसे एक बात कहती हूँ माँ, प्लीज अनमोल को माफ कर दीजिए। आपसे एक और विनती है, अनमोल से मदन गुप्ता के बारे में कुछ मत कहना। अगर अनमोल को मदन गुप्ता के बारे में पता चलेगा तो ना जाने वो क्या कर बैठेगा। नीलम की बात सुनकर चंदा उसे कहती है, तू ठीक कह रही है बेटी, अनमोल को मदन गुप्ता के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना खामखा एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। घर से बाहर जाते हुए नीलम चंदा से कहती है, ठीक है माँ, पापा और अनमोल का ख्याल रखना, मैं कल फिर आपसे मिलती हूँ। नीलम चंदा के गले लगकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह अनमोल की आंख खुलती है। जैसे ही अनमोल की आंखें खुलती है, उसका सर काफी दर्द कर रहा होता है। तभी अनमोल अपने सामने देखता है कि कुंदन नींबू का शरबत लिए उसके पास खड़ा हुआ होता है। अनमोल के पास जाते हुए कुंदन उसे कहता है, काफी सर दुख रहा है ना तेरा, ये ले नींबू पानी लेकर आया हूँ तेरे लिए, पी ले इसे, थोड़ा सर दर्द कम हो जाएगा तेरा। अपने हाथ में नींबू पानी का गिलास लेते हुए अनमोल कुंदन से पूछता है, पापा को कुछ हुआ था क्या कल रात को? क्या हुआ, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। तभी अनमोल पिछली रात की बातें याद करने लगता है। तभी उसे भसना की धुंधली धुंधली बातें याद आ रही होती हैं। गुस्से से कुंदन अनमोल से कहता है, ऐसे कोई बात याद रहेगी तुझे? इतनी पी रखी थी तूने कल, पता है तुझे? क्या होते जा रहा है भाई तुझे? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो बोल ना मुझे। अपना सर हिलाते हुए अनमोल कुंदन से कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बस थोड़ा ऐसे ही पी ली थी। मेरी बात छोड़, पहले ये बता के पापा को कल क्या हुआ था? पापा ठीक तो है ना? हिचकिचाते हुए कुंदन अनमोल से कहता है, पापा ठीक है अनमोल, बस कल उन्हें पैनिक अटैक आया था, अभी पापा बिल्कुल ठीक है। कुंदन की बात सुनकर अनमोल दंग रह जाता है। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठते हुए कहता है, क्या पापा को पैनिक अटैक आया था? पर क्यों? पापा को ऐसे ही पैनिक अटैक नहीं आता, उनको सदमा लगता है तो ही आता है। जरूर कल कुछ हुआ है। बोल कुंदन, क्या हुआ कल? कुंदन अनमोल से कहता है, कहा ना मैंने, कुछ नहीं हुआ है, पहले तू आराम कर ले, सर दर्द हो रहा है ना तेरा। कुड़कुड़ाते हुए अनमोल अपने पिता के कमरे की ओर जाते हुए कहता है, तू मुझे नहीं बताएगा, मैं माँ से पूछता हूँ। तुरंत ही अनमोल अपने पिता के कमरे में जाता है। अपने पिता को देखते हुए अनमोल कहता है, पापा आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? राघवेंद्र के पास खड़ी चंदा नाराजगी में अनमोल से कहती है, अब होश में आया है तू, भगवान का शुक्र है कि बाप याद आ गया तुझे। गुस्से में आते हुए राघवेंद्र अनमोल से कहता है, बहुत सुन रहा हूँ अनमोल तेरे बारे में, और रही बात मेरी हालत की तो सबसे पहले तू अपनी हालत सुधार, समझा? जवाब में अनमोल अपने परिवार वालों के सामने कहता है, प्रॉमिस करके कहता हूँ कि अगली बार से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, मैं कभी शराब पीकर घर वापस नहीं आऊंगा, पर प्लीज मुझे ये बताओ कि कल पापा के साथ आखिर हुआ क्या था? एक शांत स्वर में राघवेंद्र अनमोल को शांत कराते हुए कहते हैं, कहा ना अनमोल तुझसे,
कल ऐसे ही रास्ते में गुजरते हुए अचानक से पैनिक अटैक आ गया था मुझे। तो टेंशन मत ले मेरी, तू जाके अपने कमरे में आराम कर। अपने पिता की बात सुनकर अनमोल वहां से चला तो जाता है, और अनमोल के मन में ये शंका होती है कि जरूर उसके पिता के साथ कुछ हुआ है और उसके घर वाले उससे कुछ छुपा जरूर रहे हैं। अपने कमरे में आकर अनमोल तिलमिलाते हुए इधर से उधर टहल रहा होता है। तभी अनमोल अपने आप से बात कर कहने लगता है, जरूर कुछ हुआ है जो ये घर वाले मुझसे छुपा रहे हैं। क्या हुआ होगा? कल भसना भी मुझे कुछ कह रहा था और मुझे सही से उसकी बातें याद नहीं आ रही। अनमोल अपने आप से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसका आईना दराज में रखा तेजी से चमक उठता है। तुरंत ही अनमोल अपने दराज की ओर बढ़ता है और सोचते हुए अपने आप से कहने लगता है कि अचानक से मेरा आईना ऐसे चमक क्यों रहा है? जरूर ये मुझे कुछ बताना चाहता है। जैसे ही अनमोल दराज खोलकर अपना आईना हाथ में लेता है, तभी अनमोल को पिछले दिन जो मदन गुप्ता ने अनमोल के पिता की बेइज्जती की थी, वो सारा दृश्य अनमोल के सामने आईने में दिखाई देता है। इस सच्चाई को देखते हुए अनमोल दंग रह जाता है और उसकी आंखें भर उठती हैं। अपने आईने को मुट्ठी में दबाकर अनमोल कहता है, भले ही पूरी दुनिया मुझसे झूठ कहे, पर ये आईना मेरा सच ही दिखाता है। उस मदन गुप्ता की वजह से मेरे पापा की ये हालत हुई। इस मदन गुप्ता ने मेरे पापा की ये बेइज्जती करके ठीक नहीं किया। मैं उस मदन गुप्ता को नहीं छोड़ूंगा। अनमोल बदले की आग में जल रहा होता है। तभी अनमोल के सामने से काजल उसी की ओर चलते हुए आ रही होती है। काजल को देखते हुए अनमोल आक्रोश में आते हुए कहने लगता है, बहुत खेल खेल लिया तूने मदन गुप्ता, बहुत तकलीफें दे दी तूने मुझे और मेरे परिवार को। अब तकलीफ झेलने की बारी तेरी है। क्या करेगा अनमोल मदन गुप्ता को तकलीफ देने के लिए, और क्या क्या दिखाने वाला है अनमोल का जादुई आईना उसे? कहां ले जाएगी अनमोल को उसकी किस्मत? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।